बाजार में निचले स्तरों से लौटती हुई रिकवरी और साथ ही डाउ फ्यूचर्स भी अब सेंचुरी मारकर हरे निशान में करते हुए ट्रेड। निचले स्तरों से बाजार रिकवर होकर आते हुए बड़ा सवाल है कि क्या आज फिर से एक लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग मिलेगी, क्या आखिरी 1.5 घंटे में कुछ और बेहतरीन रिकवरी आएगी या फिर ऊपरी स्तरों पर रहेगी मुनाफा वसूली। आखिरी 1.5 घंटे का ट्रेड और साथ ही कल की तैयारी, ये रहेगा फाइनल ट्रेड का फोकस। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बेयर्स को मिला सिर्फ आधे दिन का मौका और फिर से बुल्स की रिकवरी होती है दिख रही है, तो फिर इस रिकवरी में आप कैसे भाग लें ये जानेंगे अनिल जी के साथ। सर, उससे पहले बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। अच्छी रिकवरी आती है, देखिए दीप 15,500 के पार निकलकर 15,550 की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी 200 अंक कमजोर है 30,600 के नीचे, लेकिन 30,400 के नीचे भी फिसला था, वहां से अच्छी रिकवरी भी आती हुई दिख रही है। बर्गर किंग में आज फिर से 20% का ऊपरी सर्किट, कल इश्यू प्राइस से डबल होकर बंद हुआ था। आज फिर से बड़े इन्वेस्टर्स के खरीदने की खबर के बाद एक्शन भरपूर है। फाइनेंशियल सेक्टर के साथ वित्त मंत्री की पूर्व बजट बैठक आज 3 बजे शुरू होने वाली है। यूरोप हल्के हरे निशान में, डाउ फ्यूचर्स 100 अंक मजबूत। तो ये है अब तक का पूरा हाल और अब तक की बड़ी बातें बाजार की। दीप बिल्कुल, और अनिल जी जैसे ही आप बता भी रहे थे बाजार की रिकवरी के बारे में, निफ्टी पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है सर। अब 10 पॉइंट पॉजिटिव हो गया है निफ्टी, तो रिकवरी पूरी की पूरी हो गई है सर। एक बार फिर से बढ़िया इंट्राडे डिप मिला, आपने कहा भी था आज सुबह 13,500 के करीब है, उससे थोड़ा अगर नीचे आए तो बढ़िया मौका रहेगा खरीदारी का, और एग्जैक्टली वैसे ही होते हुए दिखा है सर। बताएं 1.5 घंटे के लिए अब मार्केट क्या फिर से रिकॉर्ड हाई की तरफ? दीप देखिए, कोई खास बदलाव है नहीं ट्रेंड में। और देखिए, इसे तो मैं ये भी नहीं कहूंगा, आप जो कह रहे थे कि बेयर्स को मौका मिला, मैं ये कहूंगा ये मौका भी बुल्स के लिए है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि जहां खुल रहे वहां नहीं खरीदेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन मार्केट है अगर आपको ढंग से तेजी करना आता है तो। हर रोज मार्केट आपको एक मौका नीचे के लेवल पर देता है। अब वो अर्ली मॉर्निंग दे, मिड सेशन में दे या क्लोजिंग में दे, वो पता नहीं, लेकिन देता जरूर है और उस मौके को आपको मिस नहीं करना। देखिए निफ्टी में आज हमने जब खरीदारी की राय दी थी, तब भी खरीदारी की राय ये थी कि आप आराम से 13,450 13,500 के रेंज में खरीदिए। ये बेस्ट रेंज है निफ्टी खरीदने के लिए 13,400 के स्टॉप लॉस के साथ। और आज का लो देखिए 13,447, एग्जैक्टली उसी रेंज पर लो बनाकर आया। 13,450 13,500 खरीदने की राय दी थी, जबकि आज तो एक ही लेवल दिया था निफ्टी खरीदने और बेचने के लिए। ऐसा भी नहीं कि एग्रेसिव ट्रेडर के लिए कुछ अलग और बाकी के लिए अलग। तो 13,450 एग्जैक्टली पहले और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से निफ्टी घुमाए। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी भी आप देखिए 30,200 30,325 की रेंज दी थी और घुमा है 30,345 है, यानी कि जो रेंज है उससे 25-20 पॉइंट ऊपर से घुमा है, एकदम रेंज के नजदीक से घुमा है। तो पॉइंट सिंपल ये है दीप कि आपको बाजार बहुत बढ़िया मौका दे रहा है। अब मैं आपको ये कहूंगा कि जब मौका ऊपर का दे रहा है, अब आप 30,850 30,950 की रेंज में आए बैंक निफ्टी, वहां प्रॉफिट भी बुक करिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट भी करिए, तब घबराइए मत कि ऊपर आ गया तो अब शॉर्ट नहीं करना है या अब वहां पर प्रॉफिट बुक करना ही करना है। आपको प्रॉफिट भी बुक करते रहना है और वापस आपको खाली होकर नीचे खरीदना भी। तो दोनों तरफ के आपको मौके मिल रहे हैं, उसको छोड़िए मत, ये मिलेगा। सिमिलरली निफ्टी भी आपको 13,650 13,600 की रेंज में जब ऊपर जाएगा, वहां पर आपको प्रॉफिट भी बुक करना है और वहां से आपको लगे एग्रेसिव ट्रेडर तो शॉर्ट भी करिए। तो दोनों तरफ के मौकों को यूज करिए। बाजार बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, हर वक्त ट्रेडिंग स्क्रीन, टीवी स्क्रीन के सामने है और दोनों तरफ लेवल से खरीदना बेचना जानते हैं, तो इससे बढ़िया बाजार आपको मिलेगा नहीं कि आपको इंट्राडे में ही मुनाफा दे दे। आमतौर पर बड़ा मुनाफा कमाने के लिए दीप आपको ओवरनाइट पोजीशन रखनी पड़ती है और ओवरनाइट पोजीशन की अपनी रिस्क होती है। लेकिन ये बेहतरीन बाजार है जो इंट्राडे में भी आपको मौका दे रहा है, ऊपर में बेचने का भी और नीचे में लेने का भी। और ऐसे ही मौके आपको बता रहे हैं आजकल वसीम साहब, दोनों ही तरह के। एक तरफा तेजी के बाद अब वसीम साहब आपको सावधान करके बहुत बढ़िया हेजिंग के साथ आपको बना रहे हैं पोजीशन, दोनों ही तरफ के स्टॉक्स खरीदने और बेचने के भी। आइए करते हैं उनका स्वागत। स्वागत है वसीम साहब आपका। पहले तो बताएं सर अपडेट और उसके बाद लेता हूं मैं आपसे फ्रेश कॉल। जी सर। अपडेट ये सर, आपको सेल दिया था 58 रुपए 56 रुपए 65 पैसे बिक गया, वहां प्रॉफिट बुक कीजिए। इन्फोसिस में बने रहिए, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉक्सी प्लेज ऑन द लॉन्ग साइड। उसके अलावा M&M फाइनेंस दिया था, वो वहीं का वहीं भाव है। तो दोनों तरफ का बाजार है, आपको मौके मिल रहे हैं। मार्केट ने बहुत स्मार्ट पुल बैक भी दिया है, बट
but be careful that this again is a next few days volatility can add on the upside. अब फिर आप कहें तो सर 2 बाइज 1 सेल है और दोनों मार्केट की वॉलेटिलिटी को खेलने को। जी सर प्लीज बताएं। तो सर पहला बाय होएगा यहाँ पे जो मेरा सबसे प्रिय शेयर था जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो आउट परफॉर्म कर रहा है, गेल का भाव 25.25 25.5 है। इसमें 22.5 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन ये आज न्यू हाई में जाएगा 32 रुपए। न्यू हाई माने न्यू 6 मंथ हाई। तो गेल वुड बी एन आउट परफॉर्मर हियर। अदर बाय वुड बी पावर में यू आर सीइंग लॉट ऑफ रिफॉर्म्स एंड सीमेंस हैज बीन माय टॉप पिक फ्रॉम ऑलमोस्ट 1100 लेवल्स। अभी भी मैं सोचता हूँ इट इज द मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक गिवन दैट कैश ऑन बैलेंस शीट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो 1535-36 में लीजिए, 1500 का स्टॉप लॉस रखिए, 1625 का टारगेट। और सेल में है सर अशोक लीलैंड। मैंने कल टाटा मोटर दिया था, उसमें 4% मिले। अशोक लीलैंड बीचे 96 में 98 का स्टॉप लॉस रखिए, 9250 का टारगेट। ओके तो 2 बाय 1 सेल यहां पर खरीदारी करनी है आपको। गेल में, सीमेंस में 2 बेहतरीन स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है, और अशोक लेलैंड जहां पर बिकवाली करने की राय है इस वक्त बसिन साहब की तरफ से। तो इन तीनों स्टॉक्स पर करिए आप फोकस। अशोक लेलैंड बेचना है 96 के आसपास, 98 98 का स्टॉप लॉस, 92 हाफ का टारगेट आप रखिए। आइए अगला बिगुल है किरण जी के लिए, किरण का कमाल। ओके किरण जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और किरण जी से हम उनकी बेहतरीन कॉल भी लेंगे, लेकिन तब तक बढ़ते हैं आगे और आइए इवेंट्स पर करते हैं फोकस। मानसी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए उन तमाम इवेंट्स के बारे में। मानसी बताइए। शुक्रिया अनिल सर, गुड आफ्टरनून। आज काफी सारी बैठकों का दौर चलने वाला है, जो कि फोकस में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर विमानन मंत्रालय एयरलाइंस की बैठक होने वाली है। इसके अलावा हाई पावर्ड कमेटी बीपीसीएल के लिए बोलियों का आकलन आज करेगी, इस पर भी फोकस है। वित्त मंत्री की फाइनेंशियल सेक्टर कैपिटल मार्केट के साथ प्री बजट बैठक होने जा रही है। साथ ही वित्त मंत्री की इकोनॉमी को लेकर एफएसडीसी के साथ भी एक बैठक है जिस पर फोकस रहेगा। पीएमसी बैंक रिवाइवल के लिए बोलियां देने के लिए आज आखिरी दिन है। साथ ही अमेरिकी फेड की ब्याज दरों पर 2 दिवसीय बैठक जो आज से शुरू है, इस पर भी फोकस रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट में टाटा वर्सेस मिस्त्री मामले पर सुनवाई है जिस पर नजर रहेगी। कल की अगर बात करें, अजंता फार्मा का बायबैक बंद होने जा रहा है। 1850 प्रति शेयर के दाम यहां पर तय किए गए हैं। वहीं एपीएल अपोलो पर भी नजर होगी। 1:5 के रेशियो में शेयर विभाजन की रिकॉर्ड डेट जो है वो कल तय की गई है। लोन मोरेटोरियम मामले के दौरान ब्याज माफी पर जो अगली सुनवाई है वो कल होने जा रही है। साथ ही कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जो हर बुधवार होती है 11:25 पर कल होती हुई दिखेगी। और यूएस फेड की पॉलिसी आने वाली है। एसेट खरीदारी की में बढ़त की संभावना यहां पर जताई जा रही है। अंत में गुरुवार का दिन वीकली एक्सपायरी के साथ ही क्यूआईपी के दाम पर बोरोसिल रिन्यूएबल्स की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी का आईपीओ जो है वो बंद होता दिखेगा 17 दिसंबर यानी गुरुवार के दिन। वहीं एनएमडीसी का बायबैक खुलेगा, इसके दाम 105 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। ओके तो ये है वो तमाम इवेंट्स जिस पर आपको रखनी है नजर रखनी है उस स्पेशल कॉल पर जिसके लिए तकलीफ की है किरण जी ने, स्पेशल बिगुल की कि मेरे लिए स्पेशल बिगुल। फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करके हमारे साथ है। किरण जी का करते हैं स्वागत। बताएं सर। अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। आज सवेरे हमारा थोड़ा सा सेशन एक्सटेंड हो गया था और जैसे ही हमारा सेशन खत्म हो गया उसके बाद बजाज फाइनेंस ने एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट दिया और अभी जो ब्रेकआउट दे रहा है बजाज फिनसर्व, तो अभी बजाज फिनसर्व बाय करने की सलाह है। 2937 के आसपास का रेट है। मेरा मानना है कि 9125 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और आज के लिए टारगेट 9480 9500। ये इधर से काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल जानी चाहिए, वो अपसाइड आपको प्ले करनी है। ओके 9480 9500 ये 2 लेवल के लिए खरीदारी करनी है, राइट। और स्टॉप लॉस कहां लगाना है किरण जी? 9125 9125 9125 का स्टॉप लॉस, 9480 9500 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। शुक्रिया इस स्पेशल पिक के लिए और जुड़ने के लिए। आइए सुमित जी तैयार है, सुमित का सुपर हिट और उसके बाद कुणाल जी राकेश जी भी। बताएं सर।
गुड आफ्टरनून अनिल जी, नमस्कार। मार्केट्स में लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टॉक्स में थोड़ा सा मेरे को मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो स्टॉक अभी रडार पे आया है वो है L&T फाइनेंस। 93.50 का अभी भाव है। स्पॉट लेवल के हिसाब से 93.50 पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। पिछले 5 दिनों का कंसोलिडेशन का आज सिंगल डे में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हो रही है। ये स्टॉक यहाँ से ऊपर में इस बार लगता है सेंचुरी मारेगा। लगता है ऊपर में स्टॉक 99 से 100 रुपए तक के लेवल जल्दी ही दिखा देगा। हो सकता है मार्केट्स में अगर इसी तरह का मोमेंटम जारी रहा तो इसी हफ्ते में देखने को मिल जाए। तो L&T फाइनेंस के अंदर जिन्होंने खरीदारी करी है वो पोजीशंस होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 90 रुपए का है, ऊपर में टारगेट 98 से 100 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए 95 वाला कॉल L&T फाइनेंस का अभी अवेलेबल है, 3 रुपए 70 पैसे 3 रुपए 80 पैसे पे। इसको खरीदारी करें। 2 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में टारगेट बनेगा 6 रुपए से लेके 8 रुपए तक के। L&T फाइनेंस चार्ट्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है और स्टॉक यहां से 98 से 100 रुपए तक के टारगेट्स जल्दी ही दिखाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए L&T फाइनेंस में 95 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। और अगर आप फ्यूचर में खरीदें तो 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 98 और 100 रुपए के टारगेट के लिए करें खरीदारी। कुणाल जी राकेश जी के लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, पहले तो एक छोटा सा करेक्शन है, ये चार्ट कॉर्नर नहीं अनिल जी, एक स्पेशल वाली पिक है और इसमें एक स्पेशल बड़े वाला ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक है वी गार्ड 192 के मच अवेटेड लेवल्स को डिसाइसिवली वी गार्ड ने तोड़ा है और जिस तरीके से लेवल टूटे हैं यहां पर एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा गोइंग अहेड। तो वी गार्ड पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सारे चार्ट्स पर एक साथ बाय संकेत आ रहे हैं वी गार्ड में। तो अनिल जी बहुत ही उच्च गुणवत्ता का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है अनिल जी स्टॉक में आपको बहुत बड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा। वीकली चार्ट्स पर भी ब्रेकआउट है। यहां पर 195 रुपए पर 195 पर पोजिशनल स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। अभी 197 के आसपास 197.50 198 का रेट चल रहा है। इन स्तरों पर बाय करें। 195 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए 205 रुपए का 205 का पहला टारगेट और 208 रुपए 50 पैसे का दूसरा टारगेट, जिसके लिए खरीदना है वी गार्ड। वी गार्ड में करें खरीदारी। 198 197 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहां पर तेजी करके चले। ये राय कुणाल जी और राकेश जी की एक स्पेशल पिक के तौर पर मैंने चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजा दिया। इसको आप स्पेशली ही समझे, ठीक उसी तरह से जैसे कि किरण जी की स्पेशल पिक। क्या स्टॉक में मुंह आया है, क्या बात है, गजब। 4% का बड़ा मुंह और सारे रेंजेस को, सारे लेवल्स को तोड़कर आगे बढ़ता हुआ। 195 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 205 208 रुपए 50 पैसे, ये दो टारगेट के लिए करे खरीदारी। पैनल पे हमारे साथ हैं इस वक्त नितिन मुरारका साहब भी, और वो भी तैयार है अपनी एक बेहतरीन कॉल के साथ। तो नितिन जी के लिए बिगुल निफ्टी के लिए स्प्रेड क्रिएट कर। तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर बढ़िया स्ट्रैटेजी। अगर आप चाहें तो नेकेड पोजीशन भी ले सकते हैं या फिर एक स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं, बट तेजी का ही माहौल है इस समय। आइए बताते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। चलते हैं कुशल के पास स्टॉक्स न्यूज के लिए। बताएं कुशल। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले मिसेस बेक्टर फूड का आईपीओ का अपडेट दे दूं आपको। 145 तक जो है ये करीब 2 गुना आईपीओ भरता हुआ नजर आया था। साथ ही स्टॉक्स में कल्पतरु पावर, इस पर नजर रखिए क्योंकि इनके लिए जो है इन्होंने 1300 करोड़ रुपए के ऑर्डर जीते हैं। इनफैक्ट इंडिया समेत जो ओवरसीज मार्केट है वहां पे कुल मिलाकर जो है ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनको मिलते हुए नजर आए हैं। साथ ही शुगर स्टॉक्स जो है वो फोकस में रहेंगे क्योंकि यहां पर कोजेंसिस के हवाले से खबर आ रही है कि जो खाद्य मंत्रालय है उनका जो है शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी पर कैबिनेट नोट जारी कर दिया गया है। तो इनके लिए, इन सब शुगर स्टॉक्स के लिए काफी पॉजिटिव खबर है। साथ ही टीसीएस, यहां पर भी कोजेंसिस के ही हवाले से खबर है कि रेलवे से इनको करीब 500 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए नजर आए हैं। तो ये काफी पॉजिटिव इनके लिए भी साबित हो सकती है। इनफैक्ट आज इन्फोसिस का मीडिया डे भी है और वहां से जिस तरह की प्रतिक्रिया सीईओ के बयान जो आते हुए नजर आए हैं उस पर भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि अगले कुछ तिमाहियों में जो उनका मौजूदा डिजिटल रेवेन्यू शेयर है 47% का, वो बढ़कर 50% से भी ज्यादा हो सकता है। तो ये बहुत जल्द होने वाला है और वो ये देख रहे हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम एस्पेक्ट है, इनकी जो पॉलिसीज है वर्क फ्रॉम होम के लिए, वो आगे के लिए भी कंटिन्यू रह सकती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बयान है इनकी तरफ से आते हुए। साथ ही स्पंदना
पूर्ति, इस पर नजर रखिए क्योंकि फंड जुटाने के प्रस्ताव को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। डिबेंचर के जरिए करीब 64 करोड़ रुपए जो है कंपनी जुटाने वाली है। एनएमडीसी लगातार दूसरे महीने इन्होंने अपनी आयरन ओर की कीमतों में इजाफा हमें देखने को मिला है। दिसंबर महीने में ही आप देखिए अभी जो फाइन ओर की कीमत है वो 4610 रुपए प्रति टन कर दी गई है और साथ ही लंप ओर की जो कीमत है वो 5200 रुपए प्रति टन इन्होंने फाइनली अभी एज ऑफ इफेक्टिव टुडे की है। साइंट यहां पर भी नजर रखिए क्योंकि डेसिफर जो एक कंपनी है उनके साथ इन्होंने क्लाउड माइनिंग प्लेटफॉर्म के लिए करार कर लिया और अंत में टाटा मोटर्स इन्होंने एक नया हाइब्रिड ईवी लॉन्च किया है। जेएलआर ने न्यू डिफेंडर P400e जिसकी शुरुआती कीमत जो है करीब 76 लाख रुपए है। ओके, तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं, फोकस में नजर रखिए इन सभी पर और एक्शन भी बरकरार यहां पर आते हुए दिख रहा है। इस बीच कुछ स्टॉक्स है जहां पर तेजी का माहौल और बन रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक स्पाइक आया था टाटा पावर, सुमित जी इस पर नजर रखिए। कुछ दिन पहले अनिल जी ने मेरे को याद है स्टार्टिंग ऑफ लास्ट वीक खरीदारी की राय दी थी टाटा पावर पर, एक बढ़िया स्पाइक आया था, फिर थोड़ा सेटल हुआ। सुमित जी अब गोइंग इनटू क्लोजिंग फिर से स्पाइक आ रहा है टाटा पावर पर, बताएं कोई ट्रेड बनता है? दीपांशु बिल्कुल बजा सकते हैं क्या आप यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल बजाया जाए सुमित जी के लिए। चलिए सेकंड कंसेक्यूटिव डे सुमित जी सोच मिलती हुई बताएं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल दीपांशु, कोइंसिडेंटली सेम टाइमिंग पे स्टॉक हमारे रडार पे आया और उसी वक्त पे आपने पूछ लिया टाटा पावर, इसके अंदर खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर जस्ट अभी पावर देखने को मिल रहा है, पिछले 3 दिनों के हाई स्टॉक में ब्रेक हो रहे हैं और अभी ये स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक के अंदर ऐसा लग रहा है यहां से ऊपर में 78 रुपए से लेकर 80 रुपए तक का मूव टाटा पावर के अंदर देखने को मिल सकता है। नीचे में जो सपोर्ट है 72 रुपए 50 पैसे के आसपास है, तो टाटा पावर में अभी सीएमपी पे खरीदारी करें। यहां से जस्ट अभी मोमेंटम बिल्डअप हुआ है तो ये स्टॉक अब यहां से भागना चाहिए। 78 से 80 रुपए के टारगेट्स के लिए स्टॉक में खरीदारी करें। ऑप्शंस के जरिए 74 वाला कॉल 3 रुपए 70 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे में 2 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 5 रुपए से लेकर 6 रुपए तक का अपसाइड मूव टाटा पावर के 74 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है और स्पॉट लेवल के हिसाब से 78 रुपए से लेकर 80 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, और स्टॉप लॉस क्या बताया था सुमित जी आपने? 72-50 नीचे में सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस होना चाहिए 72 के आसपास। ओके, तो 72 आपका स्टॉप लॉस हो गया और अगर आप चाहें तो ऑप्शंस के जरिए भी यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। बट टाटा पावर पर एक्शन आ रहा है। अनिल जी ने 9 तारीख को आपको खरीदारी की राय दी थी, 75 का टारगेट दिया था, तो उस दिन टारगेट आ ही गया था। उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई, वापस स्टॉक एक्शन में बनते हुए दिख रहा है टाटा पावर। यहां पर आपको करनी है खरीदारी इस समय, स्पाइक आते हुए अच्छा सा दिख रहा है इसको स्टॉक पर। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आप रखें नजर। चोला इन्वेस्टमेंट में अच्छी खरीदारी आई है निचले स्तरों से, नजर रखिए इस काउंटर पर। माइंट्री यहां पर थोड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है, देखते हैं माइंट्री का अगर मूवमेंट यहां से बढ़ता है कि नहीं। थोड़े आईटी स्टॉक्स मूवमेंट में रहे हैं बट पिछले कुछ दिनों से माइंट्री एज अ स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, अब एक अच्छे मूवमेंट दिखाते हुए दिख रहा है। कैनरा बैंक यहां पर अच्छी तेजी है, 3% ऊपर अब कैनरा बैंक भी आया है, पर वायदा कारोबार के बैन में बना हुआ है, तो नजर रखिए इस काउंटर पर। एसीसी इस पर अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है, उस पर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले विश्वेश जी के पास एक कॉल तैयार है, तो चलते हैं विश्वेश जी के पास। बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए मेरी खरीदारी की राय होगी वो स्टॉक जो स्ट्रांग है लेकिन अभी तक चला नहीं है और शायद अगर मार्केट में उठापटक होती है तो भी वो चल सकता है और रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। स्टॉक है अंबुजा सीमेंट और मेरी और वसीम साहब की जो राय है वो कंसिस्टेंट है। मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट 270 की ओर जाना चाहिए, 246-47 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में। मुझे लग रहा है कि आज का जो लो है वो स्टॉप लॉस रख के आपको फ्यूचर में खरीदारी करनी होगी। आज का लो समवेयर अराउंड 243 के आसपास है, मतलब मात्र 4 रुपए का रिस्क। अगर हिट हो जाता है तो निकल जाएंगे, लेकिन अगर हिट नहीं हुआ तो मुझे लगता है एक स्प्रिंग बाउंस आएगा। इन दैट केस हम लोग स्टॉक में यहाँ से 255, 260, 270 तक के भी लेवल देख सकते हैं। सो वेरी वेरी अट्रैक्टिव लेवल टू एंटर। यहाँ पे अंबुजा सीमेंट खरीदने की राय होगी करंट लेवल पे। आज के लो के नीचे मतलब 244 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 255, 260 एंड देन 270 तक के टारगेट के लिए अंबुजा सीमेंट खरीदने की राय है।
बिल्कुल, और सीमेंट स्टॉक्स तेजी में आ ही रहे थे। एसीसी पर अभी ब्रेकआउट आते हुए दिखा, अल्ट्राटेक सुबह से एक्शन में रहा है, श्री सीमेंट भी अब 2.5% ऊपर आते हुए दिख रहा है। तो सीमेंट स्टॉक्स पर बढ़िया एक्शन इस समय आ रहा है। कुणाल जी, श्री सीमेंट पर कोई राय? अभी एक स्पाइक आया, जैसे बाकी सीमेंट स्पेस में भी मूवमेंट है, 2.5% ऊपर है इस समय। देखिए चार्ट बढ़िया है दीपांशु, और जैसा आपने कहा कि सीमेंट स्टॉक्स में करेक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है श्री सीमेंट भी ऊपर जाना चाहिए। एक बड़ा सपोर्ट है स्टॉक के लिए 23,500 के आसपास, और 19 स्तरों पर लो लगाने के बाद वापस से स्टॉक तेज हो रहा है, तो मुझे लगता है होल्ड करें। अब इसमें एक रेजिस्टेंस दिखाई देती है जो कि 25,050 के आसपास चार्ट पर है, 25,000 मान लीजिए, तो 25,000 पर अब रेजिस्टेंस है जो कि अगला इसके लिए पड़ाव होगा। तो जिन्होंने अभी हाल में खरीद की है 25,000 के टारगेट से होल्ड कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए श्री सीमेंट, नजर रखिए। एक क्विक कॉल वागले साहब, एचडीएफसी लिमिटेड पर भी सर रिकवरी में ये एक अहम भूमिका निभा रहा है, कोई ट्रेड है? दीपांशु, ब्रेकआउट तो है, बिल्कुल पोजिशनल ट्रेड देने में मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। 2357 के करंट भाव से बाय करें, 2300 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे एक 100 रुपए की मूव 2450 2460 तक दिखती है अगले 3 से 4 दिनों में, और ये पोजिशनल कॉल के तौर पे लेना चाहिए। आज और कल का व्यू नहीं है, और मेरे ये पोर्टफोलियो में है, ये मेरा डिस्क्लोजर है। ओके, तो ये है आपके लिए एचडीएफसी, वागले साहब के पोर्टफोलियो में है, वो ध्यान में रखिए। पर मोर इम्पोर्टेंटली नजर रखिए जिस तरह से मूवमेंट इस पर आ रहा है, पोजिशनल बेसिस पर भी आप नजर रख सकते हैं। अदानी पोर्ट्स, यहां पर भी अच्छा एक्शन है, हालांकि दिन के उच्च स्तर से थोड़ा फिसलता हुआ दिखा है ये स्टॉक। आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है, तो यहां पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। माइंडट्री की मैंने बात करी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज जिसके बारे में सिद्धार्थ जी भी सुबह बात करके गए थे, वहां पर भी एक्शन है। बंसल जी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर कोई ट्रेड है? आईटी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेम इस समय आते हुए दिख रहा है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। देखिए दीपांशु, टेक्निकल पैटर्न अच्छा है, 4 दिन की रेंज के ऊपर भी स्टॉक निकला है, तो जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करे, और इन स्तरों पर नई खरीदारी भी की जा सकती है। 876 का स्टॉप लॉस बैठता है टेक्निकली, और टारगेट 900 से लेकर 905 का बैठता है, तो एक अच्छा खरीदारी का कैंडिडेट है एचसीएल टेक मौजूदा स्तरों पर। ओके, तो रिकवरी आ रही है और दिग्गज स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जल्दी से बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए कल के 2000। बताएं सर। दीप, एक कैश मार्केट का स्टॉक खरीदारी करने की राय है, और वो है मैक्स इंडिया लिमिटेड। 65-50-66 रुपए के आसपास मैक्स इंडिया लिमिटेड चल रहा है। ये स्टॉक हमें लगता है यहां से एक अच्छा एक्शन दिखा सकता है। स्टॉप लॉस आज के लो के आसपास स्टॉप लॉस रख लें, 62 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, और यहां पर खरीदारी करने की राय है। ऊपर का टारगेट आप रखिए 72 रुपए, उसके बाद 76 रुपए और 80 रुपए तक है। 72, 76 और 80, ये 3 टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। जितना कंपनी का मार्केट कैप है उतना कैश कंपनी के बुक्स में है, तो मतलब अच्छी खासी कैश रखने वाली कंपनी है, जीरो डेट कंपनी है। और उसके अलावा ग्रुप के लगभग सारे स्टॉक बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं, और हमें लगता है ये भी एक स्टॉक है जो यहाँ से बढ़िया एक्शन दिखा सकता है। कुछ बढ़िया और इंटरेस्टिंग बिजनेसेस ये कंपनी करती है, और उसके चलते हुए अब वापस से यहाँ पर अच्छा खरीदारी का रुझान इन्वेस्टर्स की तरफ से बनता हुआ दिख रहा है। और सबसे बढ़िया बात है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है। जब आपके पास काफी कैश रिजर्व बढ़िया हो तो फिर लोग खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में 65-50-66 रुपए के आसपास खरीदिए। 72 रुपए का पहला टारगेट, जहां पर आपके लिए इंट्राडे में अगर आ जाए तो वहां आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इंट्राडे के लिहाज से अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। 76 रुपए और 80 रुपए पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर मैक्स इंडिया में खरीदारी करने की राय है हमारी तरफ से। तो ये एक स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो मैक्स इंडिया यहां पर रखिए नजर अनिल जी की तरफ से। 72, 76, 80 3 टारगेट्स खरीदारी करके चलिए। खरीदारी या फिर ट्रेड करना है एक और स्टॉक में, बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, ये स्टॉक अगर आपको याद हो तो हम बहुत लोअर लेवल से रिकमेंड कर रहे हैं,
और स्टॉक कंटिन्यूसली तेजी में आ रहा है और जब भी छोटा मोटा करेक्शन आता है हम वापस रिकमेंड करते हैं। और आज स्टॉक में ब्रेकआउट है। स्टॉक का नाम है GMR इंफ्रा। 28 रुपए 50 पैसे 60 पैसे पे दीपांशु ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। GMR इंफ्रा स्पॉट लेवल्स में यहां से क्लास ब्रेकआउट दिखा रहा है। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट में इसका देख रहा हूं 2014 के हाई टूट रहे हैं दीपांशु, 2014 के हाई टूट रहे हैं GMR इंफ्रा में। और आज का जो मूव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है स्टॉक के अंदर। तो ये स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 10% 20% का मूव स्टॉक के अंदर यहां से देखने को मिल सकता है। 30 रुपए 50 पैसे इसका इमीडिएट टारगेट बनेगा और ओवरऑल मेरे को लगता है 32 से 34 रुपए तक ये स्टॉक जाने को तैयार है। GMR इंफ्रा में जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से हमको सुन के बाई किया वो बिल्कुल होल्ड करें। यहाँ पे फ्रेश खरीदारी के मौके बन रहे हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दिखाने के बाद एक बड़ा मूव दिखाने को तैयार है। 30-50 से लेके 32 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। ऑप्शंस के जरिए 30 रुपए वाला कॉल 1 रुपए 10 पैसे पे अभी अवेलेबल है, इसको खरीदारी कर सकते हैं। 50 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 2 रुपए से लेके 2.5 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो GMR इंफ्रा क्लास ब्रेकआउट है, खरीदारी बनती है, बाय करके काम करें। ओके, GMR इंफ्रा पर नजर रखिए। सुमित जी 20-22 के लेवल से लगातार इसको रेकमेंड कर रहे हैं। बंसल जी को भी ये स्टॉक पसंद आया था, नजर रखिए अब 30 के लेवल्स के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। पर 2:30 बज रहे हैं, चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, भारतीय बाजारों में तो रिकवरी आई है, डाउ फ्यूचर्स भी जबरदस्त एक्शन में है। डेज हाई पर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है सर, 150 पॉइंट्स से ज्यादा की तेजी है, 0.5% ऊपर। नैस्डैक फ्यूचर्स, कल नैस्डैक 0.5% ऊपर था और अब नैस्डैक फ्यूचर्स भी लगभग 0.5% की ही तेजी दिखा रहा है। यूरोप में भी सर अच्छी शुरुआत हुई है, लगभग 0.5% की तेजी आपको यूरोप के बाजारों में दिख रही है। तो पॉजिटिव ही रुझान है जहां तक ग्लोबल क्यूज का सवाल है, बताएं क्या करना चाहिए। दीप तेजी के साथ बने रहना चाहिए। कल भी यही राय थी और आज भी यही राय है और यहाँ पर अभी भी खरीदारी करके आप चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मजबूत है बाजार और अब तो डाउ फ्यूचर्स भी अच्छे हरे निशान में आते हुए दिख रहे हैं, तो वहां से भी जोश आता हुआ दिख रहा है। डेटा भी अच्छे नजर आ रहे हैं। देखिए पहली चीज तो ये कि दीप बाजार 13,500 के नीचे बंद होने को तैयार है नहीं और आज भी नहीं होगा। अब आप कहेंगे अब तो 13,565 पे तो अनिल जी बड़ी बात नहीं, बात तो सही है, लेकिन 13,500 पर जिस तरह की पोजीशन बनी वो इंटरेस्टिंग है। 13,500 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 37 लाख शेयरों का, उसमें से 12 लाख शेयर आज ही जुड़े, यानी कि वो आपके लिए बेस का काम करेगा। तो 13,450 13,500 बहुत सपोर्ट जोन है जो आपके लिए होगा। पहली चीज तो ये कि निफ्टी पर नीचे की तरफ और 13,500 पर 33 लाख शेयरों के कॉल ऑप्शंस भी खड़े हैं। तो अब ये कॉल राइटर्स परेशान है, ये तो गिरते ही नहीं बाजार और हमने जो कॉल बेचे हुए हैं अब उनका हम क्या करेंगे। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, जब हम वीकली एक्सपायरी की बात करते हैं तो हम है ना मंथली एक्सपायरी की बात ही नहीं करते, डिस्कस ही नहीं करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं मंथली एक्सपायरी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में कहाँ होगा? आप सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे। मंथली एक्सपायरी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 24 लाख शेयरों का है, वो 13,000 पर। आप सोचो 13,000 के कॉल राइटर्स अभी भी खड़े हैं जो 31 दिसंबर को कटेंगे और वो अभी ऑलरेडी 500-600 पॉइंट नुकसान में है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। तो नीचे के लेवल पर हमेशा शॉर्ट सेलर्स का आपको सहारा मिलता ही दिखेगा, कोई चिंता की बात है नहीं। तो ऐसे में सबसे बढ़िया चीज ये है कि 13,500 आप निश्चिंत रहें, इसके नीचे बंद नहीं होंगे। 13,600 हल्की रुकावट है। फिलहाल जो डेटा है उसको देखकर लगता है कि 13,600 के आसपास आप रुकेंगे। कल का हाई भी वही है और 48 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहां पर कॉल्स में जो हाईएस्ट है। तो 13,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में, 13,600 पर कॉल्स में और 13,600 के आसपास थोड़ा रुकेंगे। अब जो फ्रेश खरीदारी और बड़ी तेजी बनेगी वो 13,600 को पार करके टिकने पर बनेगी। तब आप 50 से 75 पॉइंट 100 पॉइंट नॉन स्टॉप निफ्टी को बढ़ते हुए देखेंगे। जैसे ही आपने 13,600 पार किया फिर ये पकड़ में ही नहीं आएगा, फिर ये भागेगा जोर से और भागते हुए नजर आएगा। तो ये है 13,600 आपके लिए हल्की रुकावट का लेवल। फ्रेश बड़ी खरीदारी 13,600 के ऊपर करें और छोटी खरीदारी करनी है तो आने दिन नीचे 13,500 13,525 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये आपके लिए निफ्टी के डेटा है, तेजी के रुझान के साथ चलें। अब आइए बैंक निफ्टी। फ्रेंकली बैंक निफ्टी के डेटा उतने मजबूत नहीं है जितने निफ्टी के, लेकिन उतने कमजोर भी नहीं है जितना हुआ करते थे कभी किसी जमाने में कि बैंक निफ्टी के डेटा बड़े कमजोर होते थे जी ना। अब कमजोर भी नहीं है, मजबूती। तो अब बैंक निफ्टी में क्या है दीप, देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 30,500 पर 12 लाख शेयरों का। 30,500 के नीचे बंद नहीं हुआ है पिछले 3 दिन से, तो आप क्लोजिंग बेसिस पर 30,500 को रखिए ध्यान में और 30,500 के ऊपर बंद होता है तो आप तेजी करके चलते रहें। इनफैक्ट 4 दिन हो गए, 4 दिन से 30,500 के नीचे बंद नहीं हुआ, तो 30,500 आपके लिए मजबूत सपोर्ट हो गया। जितना मजबूत सपोर्ट 30,500 है उतना ही मजबूत रुकावट 31,000 भी है। 31,000 पे 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। अब क्या हो रहा है दीप,
बहुत ही छोटी रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट है हाईएस्ट 30,500 पर पुट 30,600 पर कॉल, यानी रेंज छोटी हो गई। बैंक निफ्टी 30,500 पर, माफ कीजिएगा, निफ्टी 13,500 13,600 और बैंक निफ्टी 30,500 और 31,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में, वो भी रेंज छोटी हो गई। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है, सपोर्ट नीचे इसलिए मिल रहा है जहां 13,500 पर कॉल राइटर्स हैं, वहां 30,500 पर कॉल राइटर्स बैंक निफ्टी में भी है। तो ये कॉल राइटर्स जिन्होंने मंदी कर रखी है वो इसको नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। अब बड़ा एक्शन जो बाजार में मिलेगा आपको निफ्टी 13,600 के पार करने के बाद, बैंक निफ्टी 31,000 को पार करने के बाद, फिर ये रॉकेट बनेगा 31,000 पार करने के बाद। तो इन दोनों लेवल पर नजर रखिए, तब तक बाय ऑन डिप्स गिरावट में खरीदारी करते चलें, ये स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से आपके लिए ठीक होगी। तो फिलहाल आप लेवल का इंतजार करें, 30,500 के नजदीक निफ्टी बैंक निफ्टी खरीदिए और 13,525 के आसपास बैंक निफ्टी अगर मौका मिलता तो। जी दीदी। ओके, तो डिप पर खरीदारी करके चलिए। आज सुबह भी अगर आपने ये स्ट्रैटेजी करी थी तो सुपर हिट रही और आप फायदे में ही रहे होंगे, और अभी भी अनिल जी आपको राय यही दे रहे हैं। ट्रेंड बरकरार है, थोड़ी रेंज ऊपर नीचे जरूर होती रहती है बाजार की, पर डिप का फायदा उठाना जरूरी है, ये बहुत ही क्लियर बात है। आइए देखते हैं और किधर मार्केट में एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आईटी स्टॉक्स, जैसे मैं बात कर रहा था, एक एक करके रेडार पर आ रहे हैं। विश्वेश जी, टेक महिंद्रा पर अच्छी खरीदारी हो रही है, बताएं कोई ट्रेड बनता है? 1.5% ऊपर है फिलहाल। दीपांशु, देखिए लास्ट वीक का जो टेक महिंद्रा का कैंडल था वो काफी अच्छा नहीं था, और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो 950 to 900 अच्छा एक करेक्शन आ गया था। आज इंट्राडे में ओपन होने के बाद जो पुलबैक आया है वो मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। तो फिर भी मैं के लिए कहूंगा कि दीपांशु, अगर 920 से 915 की रेंज में आप एंटर करते हो तो मुझे लगता है कि दैट वुड बी अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड। कंपेयर टू दैट मुझे लगता है दीपांशु यहाँ पे इन्फोसिस को कंसिडर करना चाहिए। इन्फोसिस में 1180 और 1200 की स्ट्राइक में बहुत हेवी हुआ है, तो शायद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन 1160 के कॉल में अभी भी 18 लाख शेयर है, तो मुझे लगता है कि 1160 के आसपास ही चल रहा है। तो यहाँ पे 1160 खरीद के 1200 का कॉल बेच के आप 1:1 स्प्रेड बनाए, मेरे हिसाब से आप आराम से खड़े रह सकते हैं। तो कंपेयर टू टेक आई वुड रादर प्रेफर इन्फोसिस एट द करंट लेवल, दीपांशु। तो ये है आपके लिए इन्फोसिस पर राय आती हुई। आइए सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल, बिगुल के साथ करते हैं। सेठी साहब का स्वागत। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, दो स्टॉक है, एक कैश मार्केट का स्टॉक है, एक एफिडो का स्टॉक है, दोनों में खरीदारी करने की सलाह है। बताइए तो पहले। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है वो कैश मार्केट का स्टॉक है। देखिए, अभी पूरा आईटी सेक्टर बिल्कुल बेचने की राय दी, मुझे बताओ। हाँ अनिल जी, हेलो जी जी बोलिए। हाँ नहीं अनिल जी, जो मेरा पहला स्टॉक है बिल्कुल बोलिए सर। कैश मार्केट का स्टॉक है। देखिए, आईटी सेक्टर पे अब सबका फोकस है, तो सभी अब कोई इन्फोसिस, और मैंने भी इन्फोसिस कल भी रिकमेंड करा था, एचसीएल टेक पे भी रिकमेंडेशन आ रही है। मैंने आज एक आईटी सेक्टर को ढूंढा है जो कि आमतौर पे हम चर्चा नहीं करते। स्टॉक का नाम है एक्सेलिया सॉल्यूशंस। एक्सेलिया काले कंसल्टेंट्स के नाम से पहले जानी जाती थी ये कंपनी। एक जबरदस्त कंपनी है ये। कंपनी ने इस रैली में पिछले 6 महीने में पार्टिसिपेट नहीं करा है, बिकॉज ये ट्रेवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को कैटर करती है। ये कंपनी करीबन 250 एयरलाइंस के लिए 11 कंट्रीज में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 40 साल का इस कंपनी को एक्सपीरियंस है। और अब जब हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं और जब हमने देखा नॉर्मलसी के कारण से जो ट्रेवल टूरिज्म को कैटर करने वाले सेक्टर्स है, जैसे एयरलाइन सेक्टर है, होटल सेक्टर है, वो अच्छा करने लगे हैं, तो ये स्टॉक भी अब यहाँ से बहुत ही अच्छा करना चाहिए। और एक और जो बड़ा ट्रिगर इस स्टॉक के लिए नजर आता है वो आता है जो इनका एयर कार्गो सप्लाई चेन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है, जो कि जब अब वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन होना है उसमें एयरलाइन कंपनी, हमने देखा स्पाइस जेट ने स्नोमैन के साथ टाई अप किया, ओम लॉजिस्टिक्स के साथ टाई अप किया, तो वहां पे जो कार्गो सप्लाई चेन सॉल्यूशन है वहां पे भी ये कंपनी काम करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स है। नॉर्मल साल में इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी 35%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 43% का। ये स्टॉक पे मैं बहुत ही बुलिश हूँ। मुझे लगता है ये 1000 रुपए के लेवल पे जो ट्रेड कर रहा है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में 1100 के लेवल, और मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में जैसे बाकी आईटी कंपनीज अपने ईयरली हाइज के काफी ऊपर निकल गई, रोज नए हाइज बना रही है, इस स्टॉक में भी यही सिलसिला रहेगा। तो इसके ईयरली हाइज है 1130-40 के। मुझे लगता है वो सब लेवल्स भी बिल्कुल जल्दी ही क्रॉस करेगी ये स्टॉक।
1140 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी चाहिए खरीदारी। 7% की बड़ी तेजी एसएल या काले सोल्यूशन में बनती हुई सेठी साहब के कवरेज के बाद। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। सेठी साहब बताइए दूसरा कौन सा कॉल है? उससे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त जो ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कच्छ गुजरात से आती हुई दिख रही है और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और बड़े एक सोलर पार्क का उद्घाटन करने वो जा रहे हैं वहां पर। तो वहां पर शिलान्यास होने जा रहा है जिसके ताजा तस्वीरें आपको थोड़ी देर में और नजर आएगी। तब तक आइए सेठी साहब से पूछ लेते हैं उनकी फेवरेट पिक दूसरी वो एफएनओ वाली होगी नेचुरली। बताएं सर। हाँ अनिल जी, जो एफएनओ का स्टॉक है वो आज मेटल स्टॉक की कंपनी है, मेटल स्पेस की। आज स्टील का सेक्टर पूरा फोकस में है और वहां से मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील को पिक किया है जो कि अभी 364 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है स्टील वाला जो सेगमेंट है, चाहे वो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, सेल, सब में एक अच्छी तेजी बन रही है। और जिस तरह से स्टील कंपनियों ने अपने पिछले महीने दाम बढ़ाए हैं, मुझे लगता है ये सब स्टॉक्स कमाल करेंगे। ये 365 में जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करने की सलाह है। 375 का मेरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म में टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 359 का। ओके, 359 के स्टॉप लॉस से जेएसडब्ल्यू स्टील में करें खरीदारी। मेटल स्टॉक्स में दिख रही है मजबूती और सेठी साहब को पसंद है जेएसडब्ल्यू स्टील और सेठी साहब के एफएनओ के स्टॉक एक आध दिन में टारगेट पर पहुंच ही जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा आज का आज ही आ गया तो ठीक, क्योंकि 10 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मुश्किल से 3% है और आज नहीं आया तो कल तो आना लगभग आपके लिए निश्चित ही मानकर चले। ये है आपके लिए बेहतरीन स्टॉक खरीदारी करने के लिए सेठी साहब की तरफ से। बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आए उससे पहले एक बार हमारे साथ कुणाल जी, राकेश जी भी तैयार हैं, उनके लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। देखिए अनिल जी, आज आपने मैजिस्को पे काफी जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी, मच अवेटेड इंफॉर्मेशन दी और लगता है उसके अनिल जी दबाव में दूसरी बार हमारा जो बिगुल अनिल जी गलत बज रहा है। हमारा जो ये बिगुल है ये पिक ऑफ द डे का बिगुल है और हमारा स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेस। इसका जो टेक्निकल रुझान है काफी बढ़िया है और ये स्टॉक प्राइस सेटल हो रहा है उन दामों के ऊपर जब अदानी के अंदर डीमर्जर हुआ था, अदानी गैस और अदानी ग्रीन सबका जन्म हुआ था। तो एक नई टेरिटरी में अदानी इंटरप्राइजेस अब ट्रेड कर रहा है और यहां से बड़ा मैजिकल ये काम करेगा आगे चल के। तो अदानी इंटरप्राइजेस पे एज ऑफ नाउ खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इस स्टॉक में 5-7 दिन से हम चुप्पी देख रहे हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत ही दमदार है और बाजार की तेजी का लीडर रहा है अडानी एंटरप्राइजेज और समस्त अडानी ग्रुप के शेयर्स। और अडानी एंटरप्राइजेज में अनिल जी फिर से मोमेंटम बनता हुआ इंट्राडे चार्ट्स पर दिख रहा है। यह स्टॉक अब 480-485 के लेवल्स दिखाएगा बहुत जल्द, उसके लिए बाय करना है। पहला जो यहां पर लेवल है 480 का टारगेट है 480 रुपए का, 450 रुपए पर 450 पर स्टॉप लॉस रखें। 480 का पहला टारगेट, 485 रुपए का दूसरा टारगेट है। अडानी एंटरप्राइजेस में हमारी खरीदारी कराएं। ओके, 480-485 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। ये है अदानी एंटरप्राइज में। आजकल बड़े दिनों से अदानी एंटरप्राइजेस के चार्ट्स को देखना छोड़ दिया। पहले एक जमाना था वागले साहब लगातार देखते थे और बहुत ही बेहतरीन कॉल्स भी देते थे। वागले साहब ने आजकल थोड़ा अदानी ग्रुप से संन्यास लिया हुआ है ऐसा लग रहा है। आजकल बड़े दिनों से उनकी तरफ से कॉल आई नहीं। हाँ, कभी कभार अदानी पोर्ट पर आ जाती है, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस वहां पर थोड़ा हम मिस करते हैं वागले साहब को। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस बीच नितिन जी हमारे साथ हैं इस वक्त और उनके लिए बिल्कुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताइए नितिन जी, अब पहले आपने दिया बैंक निफ्टी तो अब निफ्टी? बिल्कुल अनिल जी, अभी निफ्टी और हम 13,500 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो 121-122 करंट मार्केट प्राइस है इसमें मिल रही है। ये स्लाइटली इन द मनी कॉल ऑप्शन हम ले रहे हैं और इसका स्टॉप लॉस 85 का होगा और टारगेट 160 का होगा। हम बड़ा टारगेट ले रहे हैं। जो आज नीचे से रिकवरी है और आज जो जिस तरीके से डेटा बना है, मुझे लग रहा है कल और परसों एक बड़ी मूव आनी चाहिए। डेटा में मुझे जो निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक, इनमें काफी हेवी ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिख रहा है डिस्पाइट कि निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है।
इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट नीचे खुली, लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई, फिर वहां से बाउंस आ गया तो स्पॉट ट्रैप हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि कल के दिन में पॉजिटिव मूव मिलना चाहिए और हम लोग बहुत जल्दी यानी इस एक्सपायरी में जो परसों है वो 13,700 की तरफ मूव कर सकते हैं। इसलिए मैं इन द मनी कॉल ऑप्शन 13,500 की ले रहा हूँ, जो 120 रुपए में आपको करंट मार्केट प्राइस पे मिल रही है। 85 का स्टॉप लॉस होगा और 160 से 170 रुपए के टारगेट हो सकते हैं। तो ये है आपके लिए निफ्टी पर खरीदारी की राय। 13,500 का कॉल आपको लेना है। पर इस बीच अदानी एंटरप्राइजेज, जहां पर अभी बंसल जी ने राय दी, जीएमआर इंफ्रा, इससे पहले सुमित जी बात कर रहे थे, बड़ी खबर आ रही है जहां तक एयरपोर्ट डेवलपर्स का सवाल है। सरकार की तरफ से 6 और एयरपोर्ट्स के निजीकरण की आपको एक प्रोसेस आते हुए दिख रहा है और अदानी एंटरप्राइजेज इन सभी 6 एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन के लिए बिड करेगा। तो बल्कि टेंडर प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है और अदानी ग्रुप इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए, इन सभी प्राइवेटाइजेशन प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करेगा। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल जैन इस खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वाति, हमने पहले भी देखा है अदानी एंटरप्राइजेज अग्रेसिवली एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन में पार्ट ले रहा है और अब 6 नए प्राइवेटाइजेशन प्रोजेक्ट्स का पार्ट होगा अदानी एंटरप्राइजेज। क्या और डिटेल्स हैं हमारे पास? बिल्कुल, ये बड़ी खबर है और एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास आ रही है और हम बता रहे हैं कि टेंडर प्रोसेस जो सरकार जारी करेगी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जल्द ही इन 6 नए एयरपोर्ट्स के लिए प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट रेडी है, किसी भी दिन अनाउंसमेंट आ जाएगी। कौन से हैं 6 एयरपोर्ट्स? अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिची। ये 6 एयरपोर्ट्स हैं जो नेक्स्ट इन लाइन है। और आप जानते हैं इससे पहले जो 6 एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज किए थे सरकार ने, 6 के 6 अदानी एंटरप्राइजेज ने बिड किया था एग्रेसिवली और जीत लिए थे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बार भी सरकार का प्लान, कंपनी का प्लान स्ट्रांग है यहाँ पर और बहुत अग्रेसिवली बिड करने के लिए तैयार हैं। क्लियर फोकस है कंपनी का। मुझे सूत्र बता रहे हैं, टॉप लेवल सोर्सेज विद इन द कंपनी, की एयरपोर्ट्स एक ऐसा स्पेस है जहां वो बहुत ज्यादा अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखती है कंपनी। और इन 6 के 6 भी अगर वो जीत जाएं, बड़ी बात नहीं होगी, ये देखने की बात है। इसके अलावा आप जानते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट और नवी मुंबई, इन दोनों के लिए भी उन्होंने जीती है अभी हाल ही में उनके डेवलपमेंट के लिए। और ये बड़ी बात निकल कर आ रही है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आउटलुक। इंफ्रा स्पेस में एयरपोर्ट उनके लिए एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ डेवलपमेंट होगा, जहां वो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस मैंडेट ले रहे हैं इन सभी एयरपोर्ट के। और आप जानते हैं, ये बहुत क्विक बात बता दूं जो ज्यादातर लोग ध्यान में नहीं देते हैं, वो ये कि इसका जो चार्जेस, एरो चार्जेस जो लगते हैं, उसका कंट्रोल पीरियड 2021 में खत्म होगा। तो एक और रिवीजन आएगा एरो चार्जेस में बाय एरा, जिसका बेनिफिट सीधे सीधे अदानी एंटरप्राइजेस को होगा। तो बहुत बड़े डेवलपमेंट्स है एयरपोर्ट बिजनेस को लेकर। अब आप देखेंगे बहुत एक्शन है यहाँ पर। और अदानी एंटरप्राइजेस जो कि होल्डिंग कंपनी है इस पूरे बिजनेस की, एक्चुअली अदानी एयरपोर्ट्स के नाम से उन्होंने इस बिजनेस को अभी शुरू किया है और इसमें काफी कुछ एक्शन एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ये है अदानी एंटरप्राइजेस पर बड़ी खबर। 6 एयरपोर्ट अब जहां प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा वो अदानी एंटरप्राइजेस लेने को तैयार। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में अदानी ग्रुप काफी स्ट्रांगली आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है। और अभी हम थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे अदानी एंटरप्राइजेस। तो मैं अब एक बार एक काम करता हूँ, वागले साहब के पास ही पहुंचता हूँ। वागले साहब, अब तो चार्ट देखिए अदानी एंटरप्राइज के, बताएं सर कैसे दिख रहे हैं आपको? अनिल जी, अगर आपको आज के लिए या आज और कल मतलब बीटीएसटी करके जाना है तो मैं 468 क्रॉस करने के बाद ही लूंगा, क्योंकि वहां पर इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो इतना इजी नहीं है क्रॉस करना। और मुझे वो आज मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा। आप पूछ रहे थे कि मैं क्यों ये स्पॉट नहीं कर रहा हूँ। इतनी अच्छी न्यूज आई है लेकिन ये प्राइस वहीं पे अटका है, ये पॉजिटिव नहीं है। तो मैं थोड़ा सा, ये मुझे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है। अगर 68 निकाल देता है फिर एक 10 रुपए की मूव शायद आज के दिन नहीं आ सकती। ओके, 68 के ऊपर हो जाएगा मौजूद। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, एनोक वेंचर्स के विजय चोपड़ा साहब। चोपड़ा साहब, आपसे भी इस एक्सक्लूसिव खबर पर राय लेना चाहता हूं। अदानी एंटरप्राइजेज जहां पर कुछ और एयरपोर्ट्स इन्हें मिल सकते हैं, 6 एयरपोर्ट्स डेवलप करने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन एयरपोर्ट्स की निजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बताएं सर।
देखिए, ओवरऑल ग्रुप के लिए बहुत अच्छा है और खास करके अदानी एंटरप्राइजेज, और हम इसमें एक्शन भी देख रहे हैं। मगर एट द सेम टाइम अनिल जी, आप बहुत बरसों से मुझे जानते हैं और मुझे एक चीज़ बार बार बोलते आए हूँ और बरसों से ही बोलते आए हैं कि जहाँ पर कर्जा ज़्यादा होने लग जाता है वहाँ पर मैं थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करता हूँ, और मुझे लगता है अदानी पूरे ग्रुप पर थोड़ा कर्जा ज़्यादा है। हालांकि स्टॉक्स ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को, मगर एट द सेम टाइम मेरा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट बढ़ने लगा है एज फार एज डेट इज कंसर्न्ड। बिजनेस एक्वायर करना बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम कर्जा भी बढ़ रहा है और डेट की सर्विसिंग भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है किसी कंपनी की वर्किंग में। तो नो डाउट आपको एक अच्छा रिएक्शन मिल सकता है, बट कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं अदानी एंटरप्राइजेस में निवेश करने के लिए सलाह नहीं दूंगा। हाँ, ट्रेडर्स उसमें इस मोमेंटम को कैपिटलाइज कर सकते हैं, 10-20 रुपए कमा के बाहर आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेज। नजर रखिए, बड़ी खबर आती हुई कंपनी के लिए, और देखिए स्टॉक में भी जबरदस्त तेजी है। पूरे ग्रुप में ही आप देख रहे हैं जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अदानी पोर्ट्स पर भी नजर डालिए, 2-2.5% तो ये स्टॉक भी ऊपर है। यहाँ पर इनके अपने ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से एक्शन बनते हुए दिख रहा है। पर आइए नजर डालते हैं कुछ और स्टॉक्स जो धीरे धीरे करके एक्शन में और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यूपीएल, यहाँ पर निचले स्तरों से एक रिकवरी आई है। जब से प्रॉब्लम्स आई थी, स्टॉक गिरा था 417 के लेवल से स्टेबलाइज होकर अब फिर से थोड़ा आपको मूवमेंट में आता हुआ दिखा है यूपीएल। तो स्टेबिलिटी के साइंस इस स्टॉक पर भी आते हुए दिखे हैं। ग्रासिम, ये भी एक अच्छा स्टॉक है, पॉजिटिव मूव दिखा रहा है। आइशर मोटर्स, एक बार विश्वेश जी से इसके बारे में पूछ लेते हैं। विश्वेश जी, आज सुबह से ही आइशर मोटर्स काफी एक्टिव रहा है और जो हाई लेवल्स हैं उन्हीं को मेंटेन कर रहा है, तो क्या आइशर यहाँ से एक और अपमूव की अब तैयारी दिखा रहा है विश्वेश जी? बहुत ही बढ़िया दीपांशु, मेरे हिसाब से वेरी गुड आइडेंटिफिकेशन। देखिए, आइशर मोटर का बहुत ही लार्ज मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट आया था लास्ट मंथ, ठीक है, और वो जो ब्रेकआउट था वो 2300 रुपए के आसपास था। अब फॉर सम रीजन अगर मार्केट करेक्शन होता है 2300 की जितना क्लोजर आइशर मोटर मिलता है, तो मुझे लगता है दैट इज सेटिंग अप अ टारगेट ऑफ 2900 प्लस। तो ये वीक का जो लो है, अगर आप आइशर मोटर का चेक करोगे, वो 2400 के आसपास है, विच इज क्लोजर, और आज हम वहां से घूम रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ज्यादा है। 2300 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप एटलीस्ट वापस 2700 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई वुड हाईली रिकमेंड आइशर मोटर ट्रेड करना चाहिए करंट लेवल पे लॉन्ग साइड पे। करके चलें, ये है राय आपके लिए इस वक्त विश्वेश जी की तरफ से। आइए बसंत साहब से मुलाकात करने का समय 2:50 फिर से बिल्कुल उनके लिए लेते हैं उनकी बेहतरीन बीटीएसटी कॉल्स। बसंत साहब, स्वागत है सर। पहले तो अपडेट्स पहले जो आप देना चाहें और उसके बाद लेता हूं आपकी फ्रेश कॉल्स। हाँ, तो सर आपको गेल बाय किया है, सीमेंस बाय कराया था, अशोक लीलैंड शॉर्ट बने रहिए, अपना हेज बना के रखिए तो मार्केट आपको चैन देगा, दोनों तरफ का पैसा आ सकता है। ओवरनाइट क्यूज से आप सिक्लूडेड रहेंगे, डोंट गो बाय वन ऑफ्स। Market is very precariously poised. You can see sharp falls, which will again give you trading opportunity. यहाँ ट्रेडर का पहनना है सर, टोपी पहननी है rather than an investor because the valuations are not in your comfort. अब आप कहें तो मैं कहूँ कॉल है सर, दोनों बाय की हैं और मुझे लगता है यहाँ पे ये फिर ट्रेडिंग कॉल्स हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूँ? जी सर, प्लीज बताएं। तो पहला होएगा सर, आप देख रहे हैं एनबीएफसीज में एक नया स्पॉट आया और अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी गोल्ड विल बी अनदर, इट शुड स्टार्ट टू आउट परफॉर्म। तो आई लाइक मनापुरम ओवर हियर अराउंड दिस 73 लेवल्स, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 69, दिस कैन गो टू 82 मनापुरम। द अदर बाय वुड बी माय कन्विक्शन प्ले ऑन कंजम्पशन, वो है गोदरेज कंज्यूमर। 720 रुपए का भाव है, 20-22 में लीजिए। 709 का स्टॉप लॉस रखिए, 745 का टारगेट। ओके, और कोई बिकवाली की भी राय है सर या दोनों खरीदारी के? नहीं सर, बिकवाली दे रखी है तो वो हेज बना हुआ है। अब ये एक प्योर कल के लिए है, आज का और कल के लिए ट्रेड। ओके, परफेक्ट सर, बहुत ही बढ़िया। तो बसंत साहब की राय एकदम साफ, 2 स्टॉक खरीदिए। मनापुरम खरीदिए 173 के आसपास, 169 का स्टॉप लॉस, 169 टारगेट 182। गोदरेज सीपी 720-22 के आसपास खरीदिए, 709 का स्टॉप लॉस, 745 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय बसंत साहब की तरफ से। तो
दो और बेहतरीन आपके लिए आती हुई दिख रही है। यहाँ पर खबर दो पिक्स है वो बसिन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए कुछ और स्टॉक्स जो बढ़िया एक्शन में उन पर करते हैं फोकस। मेटल स्टॉक्स वापस से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। मानसी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कि क्यों तेजी हो रही है इन तमाम मेटल शेयरों में। अभी थोड़ी देर पहले JSW स्टील रिकमेंड करके गए थे सेठी साहब भी। स्टॉक्स जो एक्शन में है, मानसी बताइए वजह क्या है मेटल स्टॉक्स में तेजी की। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल सर। दिसंबर में 2 बारी जो दाम है उसमें बढ़त देखने को मिली है। सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते यहाँ पर स्टील सेक्टर फोकस में है। 2 दिसंबर को दाम बढ़े थे, उसके बाद अब जो नए दाम बढ़े हैं 9 दिसंबर से लागू होते हुए दिख जाएंगे। घरेलू HRC यानी कि हॉट रोल्ड कॉयल जो है उसकी कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। सबसे पहले 3,000 रुपए प्रति टन दिसंबर की शुरुआत में दाम बढ़ते हुए दिखे थे। ताजा 2,200 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। HRC यानी कि हॉट रोल्ड कॉयल की कीमत जो है 51,000 रुपए प्रति टन फिलहाल है, जो कि 2008 के बाद की सबसे ऊंची कीमत है। अब अगर आयरन ओर की प्राइसेस की समझने की कोशिश करें, मई से लेकर अब तक आयरन ओर की कीमतें जो है 78% का उछाल यहां पर देखने को मिल चुका है। वहीं स्टील कीमतें जो है 5 साल की ऊंचाई पर 6 महीने से लगातार यहां पर बढ़त ही देखी जा रही है। तेजी के कारण सबसे पहले चीन से अच्छी मांग के चलते देश में कंस्ट्रक्शन जो दोबारा शुरू हुआ है, इसके चलते मांग सुधरी है, ये भी एक पॉजिटिव है। और ऑटो सेक्टर से भी स्टील की मांग में काफी हद तक सुधार देखने को मिल रहा है। अभी जो हॉट रोल्ड कॉयल की होलसेल कीमतों की मैं बात कर रही हूं, इसे अगर आप जुलाई से लेकर दिसंबर तक देखेंगे, दिसंबर में 2 बारी दाम जो बढ़ते हुए दिखे हैं, एक टेबल देखेंगे जो टीवी स्क्रीन पर दिखेगा, और बढ़ते क्रम में ही यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो देखने को मिले, जहां 36,500 रुपए प्रति टन जुलाई में दाम थे, वो अब 9 दिसंबर तक 51,000 तक होते हुए दिखे हैं। इन्हीं खबरों के चलते NMDC, टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल, कल्याणी स्टील जैसी कंपनियां हैं जो कि फोकस में है। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि मेटल स्पेस में जबरदस्त तेजी रही है। 2-3 दिन का कंसोलिडेशन हुआ इस स्पेस में, और अब वापस आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। चोपड़ा साहब, किस तरह से देखें, क्योंकि लगातार प्राइस हाइक्स आ रहे हैं, बल्कि अब तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि एक हफ्ते में 2 बैक टू बैक प्राइस हाइक्स आते हुए दिखे। क्या ये जो तेजी का माहौल है मेटल्स के लिए बरकरार रहेगा सर? मुझे लगता है बरकरार रहेगा। देखिए, 2-3 फंडामेंटल रीजंस हैं, और अगर आप थोड़ा सा भी ट्रैक करें, मैं पिछले 5-6 महीने से लगातार मेटल्स को रिकमेंड करता आ रहा हूँ। रीज़न उसका ये है कि पोस्ट कोविड जो रिकवरी है बहुत फास्ट है, नंबर 1। नंबर 2, इंफ्रा स्पेस में स्पेंडिंग बढ़ रही है, और मुझे लगता है आने वाले बजट में भी भारत में बहुत अच्छे खासा स्पेंडिंग होगा। नंबर 3, चाइनीज रिवाइवल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रीज़न है जिसकी वजह से ग्लोबल स्टील प्राइसेस में, कॉपर प्राइसेस में, निकल पर जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप बाल्टिक ड्राई इंडेक्स स्टडी करते हैं, जिसके अंदर एनर्जी और मेटल्स बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले करते हैं, तो उसमें करीब 300-350% की तेज़ी आ चुकी है पिछले मार्च अप्रैल के बाद। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल जो मूवमेंट है फ्रेट का और जो स्टील का, वो बहुत बढ़ गया है। तो ये बात कहीं ना कहीं इस बात की द्योतक है कि एक रिकवरी और बहुत स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन हो रहा है मेटल्स में। तो मेरा मानना है कि मेटल्स की तेज़ी बरकरार रहेगी आने वाले 1-1.5 साल तक, और यहाँ से भी ऊपरी स्तर देखने को मिलेंगे। कॉपर जैसे हम देख रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंडस्ट्रियल मेटल है, इसमें बहुत अच्छी तेज़ी आ चुकी है, और यहाँ से भी मुझे लगता है कि और तेज़ी बनेगी और मेटल्स में बने रहे हैं। टाटा स्टील जैसा काउंटर मुझे लगता है 900 की तरफ बढ़ रहा है, और टाटा स्टील को जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी है, मैंने 400 के भाव पे ये रिकमेंड किया था दिवाली पिक में, और मुझे लगता है कि ये 900 जा रहा है। तो इसको बिल्कुल होल्ड करें पोर्टफोलियोज में, बिल्कुल ना बेचें। अगर नीचे आता है तो एवरेज करें और खरीदें। मुझे लगता है स्टील, अच्छे स्टील काउंटर्स, कॉपर कंपनीज, दे शुड डू वेल। और कॉपर में तो वन साइडेड मूव है, कंपनीज लाइक हिंदुस्तान कॉपर शुड डू वेल। वेदांता के पास भी अच्छी माइंस हैं, तो वेदांता में भी मुझे लगता है कि तेजी देखने को मिलेगी। एक और कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, जिसके अंदर वेदांता का जो स्टेक है। हिंदुस्तान जिंक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे माइनस एसेट्स हैं। तो मेटल कंपनीज में तेजी बरकरार रहेगी और आने वाले 1-1.5 साल तक रहेगी।
बिल्कुल, तो मेटल काउंटर्स में तेजी बरकरार रहेगी और आने वाले 1-1.5 साल तक ये एक्शन बना रहेगा। कॉपर की हम बात भी कर रहे थे, हिंदुस्तान कॉपर कल हमने लगभग 20% की तेजी देखी थी। आज थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, पर अब दिन के निचले स्तरों से वहां पर भी रिकवरी आते हुए दिख रही है। कई सारे कैश स्टॉक्स में भी एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है इस समय। KEI इंडस्ट्रीज, विश्व जी आज आपने ट्वीट भी डाली है, आपने कुछ समय पहले ये स्टॉक रेकमेंड करा था और वहां से एक बढ़िया तेजी बनी है। आज भी 5-5.5% की तेजी KEI पर है। बताएं, किसी के पास अगर पोजीशन है तो मुनाफा बुक करना चाहिए, अगर कोई फ्रेश एंट्री ढूंढ रहा है तो क्या ये लेवल्स पर भी रेकमेंड करेंगे? मैंने पहले रिकमेंड किया था कि ये इंडस्ट्री 330 के आसपास, वहां से ऑलमोस्ट 40% हायर है। मुझे लगता है, देखिए जिस तरह से टेक्नो स्ट्रक्चर है, मतलब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, स्टॉक मुझे लग रहा है 550 या 600 की ओर भी जा सकता है। एंड आई थिंक सब्सटेंशियली फंडामेंटल भी सपोर्ट कर रहा है। अगर आप रेशियोज देखोगे, लाइक मार्केट कैप टू सेल्स, वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे अच्छा लग रहा है। तो टेक्निकली आज जो वीकली ब्रेकआउट आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है। तो मुझे लग रहा है अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है यहाँ पे, तो अभी जो करंट स्टॉप लॉस बनता है वो 430 का, 430 के स्टॉप लॉस से बाय करें। मुझे लगता है कि KEI इज हेडिंग फॉर 500। अगर कोई ऑलरेडी होल्ड कर रहा है हमारे रिकमेंडेशन पे 330 के आसपास है, तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। और अपना जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस अभी 425 के आसपास में ट्रेल कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से सब्सटेंशियल मूव आ सकता है स्टॉक में, और 500 to 550 तक के टारगेट देखने मिलने चाहिए KEI इंडस्ट्री में। इंडस्ट्रीज बढ़िया मूव के लिए तैयार हो रहा है, काउंटर नजर रखे, यहां से भी अच्छी तेजी आ सकती है। चलते हैं वागले साहब के पास, वागले के वेंडर के लिए। बताएं वागले साहब। दीपांशु, ये मेरा BTST है, बाय करके चले श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। 1100 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने अभी अभी तोड़ा है, 1102, 1103 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 1090 का, और 1125, 1130 तक के अपसाइड टारगेट मैं देख रहा हूँ। और हमने एक 5 मिनट पहले 1100 के आसपास, एक 2-3 रुपए पहले हमने हमारे क्लाइंट्स को भी एक कॉल दिया है। ओके, तो 1100 के करीब खरीदिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट। ये है आपके लिए स्टॉक इन एक्शन, जो जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहा है। आइए एक और स्टॉक जो काफी अच्छी तेजी में रहा है, कोल इंडिया, इस पर भी नजर डालते हैं और यहाँ पर कुछ खबरों के दम पर भी हम एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। कुशल बताएं, कोल इंडिया क्या चल रहा है स्टॉक में? बिल्कुल दीपांशु, और कोल इंडिया में जिस हिसाब से हमें हाल फिलहाल में तेजी देखने को मिली है, उसका सबसे बड़ा कारण ये बन रहा है कि जो चीन ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट करता था, उस पर एक फॉर्मल नोट उन्होंने जारी कर दिया है कि वहां पर जो है इंपोर्ट वो घटाते हुए नजर आएंगे। इससे क्या होगा कि जो इंडोनेशिया है उनके साथ इन्होंने टाई अप कर लिया है। फर्दर जो है अपनी जो भी ये चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, उसको देखते हुए इंडोनेशिया से ज़्यादा कोल जो है वो इंपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। हमारे जो भारतीय पावर कंपनियां हैं वो भी इंडोनेशिया से काफ़ी हद तक कोल इंपोर्ट करती हैं। इनफैक्ट जो नॉन पावर स्पेस भी है वो भी इंडोनेशिया से ही जो है काफ़ी ज़्यादा कोल इंपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो अब इंडोनेशिया की कोल है वहाँ पर उसकी जो औसत कीमत है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इंडोनेशिया में ऑलमोस्ट मंथ ऑन मंथ 9.5% की बढ़त हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, और दिसंबर महीने में भी एक्सपेक्टेशंस है कि ये जो प्राइसेस है ये और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो जब इंटरनेशनल स्पेस में कोल की कीमतें जो है इतनी बढ़ती हुई दिखेंगी, तो जो घरेलू कोल उत्पादक है उनके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और यहाँ पर कोल इंडिया ने ऑलरेडी सूत्रों से पता चल रहा है कि 300 से ज़्यादा इंपोर्टर्स जो अभी इंपोर्ट करते हैं कोल विदेशों से, उनसे बात कर ली है, और कहीं ना कहीं इनकी जो ई ऑक्शनिंग हो रही है अब वहाँ पे हमें क्लियर ट्रेंड नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इनकी जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिख रही है। इनफैक्ट FY21 के अंत तक ऑलमोस्ट 100 मिलियन टन तक जो है ये फिगर पहुँचता हुआ नजर आएगा, जो अभी तक नवंबर तक करीब करीब 68 मिलियन टन है। तो यहां पर एक सिग्निफिकेंट ट्रिगर जो है कोल इंडिया के लिए इस वजह से बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल एक ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से चीन ने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट्स को बंद कर दिया है, इसलिए अब चीन ने बाकी देशों के साथ करार किया है और उससे कोल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो कोल इंडिया कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट्स में इसका बेनिफिशियरी होगा, एक भारतीय कंपनीज के लिए सब्स्टिट्यूट बन सकेगा। पावर कंपनीज पर फिलहाल इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है, स्पेशली जो इंडोनेशिया से कोल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वैसे प्राइसेस काफ़ी लो रहे हैं। पर जिस तरह से मूव आ रहा है सपोर्टिव दिख सकता है कोल इंडिया के एटलीस्ट।
SBI कार्ड्स के लिए एक खबर आती हुई दिख रही है। BPCL के साथ मिलकर इन्होंने एक करार किया है, को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो BPCL और SBI कार्ड्स दोनों हाथ जोड़ते हुए साथ में और एक को ब्रांड क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च करा है। नजर रखिए इस पर। आज सुबह ऑफकोर्स SBI कार्ड्स पर अनिल सिंह ने आपको राय भी दी थी आज के 2000 की खरीदारी के लिए। थोड़ा अच्छा एक्शन में रहा, उसके बाद थोड़ा फिसला भी था स्टॉक, बट लेवल्स मेंटेन कर रहा है, ज्यादा गिरावट नहीं आई है। पर SBI कार्ड्स BPCL के साथ मिलकर एक को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है दोनों कंपनी ने। देखते हैं क्या सिनर्जीज इसकी आती हैं। चोपड़ा साहब, SBI कार्ड्स कुछ कोई व्यू सर इस काउंटर पर, स्पेशली सिंस HDFC बैंक के न्यू कार्ड बिजनेस पर अभी रोक लगी हुई है RBI की तरफ से जब तक वो डिजिटल ऑपरेशंस अपने नहीं सुधारते हैं। SBI कार्ड्स ओनली लिस्टेड प्लेयर इस स्पेस में, कोई व्यू? देखिए, मुझे लगता है कि ग्लोबली अगर आप देखें तो अमेरिकन एक्सप्रेस ही एक ऐसा हमारे पास एग्जाम्पल है ग्लोबली जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस में है। तो एज फार एज माई टेक गोज, मुझे लगता है कि कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी और SBI जैसे जिसका एक बहुत वास्ट एक्सपेंस है या बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है और इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं नज़र आती। और जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं वो इसमें निवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में आपको ये 1000 के पार जाता दिखेगा, मगर ट्रेडर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा जूस है। इस स्टॉक में आपको मंदी तेज़ी देखने को मिलेगी, बट अगेन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा और लॉन्ग टर्म प्लेयर्स जो हैं वो क्रेडिट कार्ड कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न भी है कि जिस तरीके से जो क्लैम्प डाउन हुआ 2016 के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन परचेजेस हैं या जो स्पेंडिंग है, जो प्लास्टिक मनी स्पेंडिंग है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो SBI कार्ड एक अच्छा ऑप्शन है, भारत की अग्रणी कंपनी है, बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है और मुझे लगता है कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव भी है एज फार एज दी अदर क्रेडिट कार्ड कंपनीज को। तो जहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स भी हैं काफ़ी सारे और इंडियन प्लेयर्स भी हैं, तो SBI कार्ड के पास एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जब HDFC ऐसे दिग्गज को थोड़ा सा अभी टाइम दिया गया है टू रीस्ट्रक्चर देयर बिजनेस एंड रीथिंक ऑन देयर स्ट्रेटजीज, तो गुड फॉर SBI ओवरऑल। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली ठीक है कंपनी, फंडामेंटली अच्छा है। पोजिशनल बेसिस पर 1000 के लेवल्स आप टारगेट कर सकते हैं। सुबह अनिल जी भी यही कह रहे थे कि 1000 के लेवल्स पोजिशनली आएंगे और ट्रेड के लिहाज से भी देखें तो थोड़ी अच्छी अपसाइड इस काउंटर पर आती हुई दिख सकती है। SBI कार्ड्स पर रखिए नजर रखिए। खबरों के दम पर कुछ और स्टॉक्स जो धीरे धीरे करके एक मूव दिखा रहे हैं और जैसे कि हम हाईलाइट कर रहे थे NBFCs में एक अच्छा एक्शन बन रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर देखिए वहां पर अच्छी तेजी आई है, मनापुरम पर मूवमेंट आ रहा है। M&M फाइनेंस ये भी एक स्टॉक है जो अच्छे मूवमेंट में है। सुमित जी, क्या चल रहा है M&M फाइनेंस के चार्ट में? कोई ट्रेड है इधर? तेजी देखने को मिल रही है दीपांशु। M&M फाइनेंस ने पिछले 3 दिनों के कंसोलिडेशन का आज अपसाइड मूव ब्रेक किया है और यहाँ से ऐसा लगता है कि एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ऐसा लग रहा है स्टॉक यहाँ से ऊपर में 10 रुपए की तेजी दिखाने को तैयार है। 180 से 185 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकता है, नीचे में 170 का सपोर्ट है। ओके, तो ये है आपके लिए M&M फाइनेंस पर राय। नजर रखिए, इस स्टॉक पर भी तेजी आ रही है। हैवेल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं सुबह से अच्छा एक्शन है और हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको इसके बारे में राय दे रहे थे। वोल्टास ये भी एक स्टॉक है जो एक्शन में आते हुए दिख रहा है। विश्वेश जी, वोल्टास पर कोई राय? मेरे हिसाब से दीपांशु, जो आपने पहले शेयर मेंशन किया हेवल्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल चार्ट। आज के दिन में फ्यूचर के चार्ट में 62 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट हुआ है। 860 के कॉल ऑप्शन में 2,40,000 है और ये जो ब्रेकआउट है दीपांशु, ये 10 नवंबर के पास फर्स्ट टाइम हो रहा है। मतलब 1 मंथ का साइडवेज कंसोलिडेशन, यू आर ब्रेकिंग ऑन द अपसाइड विद अ ह्यूज वॉल्यूम। मुझे लगता है दिस स्टॉक इज गोइंग प्लेसेस। मतलब व्हेन आई से प्लेसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। फ्रॉम हियर ऑन जब भी स्टॉक अगर डिक्लाइन आता है 840 तक, 850 तक, मेरे हिसाब से एंटर करना चाहिए। यू आर हेडिंग फॉर 900 प्लस टारगेट। मैं इसका ऑप्शन ट्रेड एनालाइज कर रहा था कि अगर कुछ सजेस्ट कर सके, बट समहाउ फाउंड द लिक्विडिटी लेस है। लेकिन यहाँ पे सबसे सिंपल ट्रेड ये हो सकता है दीपांशु कि आप फ्यूचर बाय करके 850 का पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, जो करीबन 20 रुपए के आसपास चल रहा है। तो आपकी नेट कॉस्टिंग है वो थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन
इमीडिएटली मुंह अगर आता है तो जोर से मुंह आता है तो आपको पैसा बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से विद प्रोटेक्शन या तो 840 का या तो 860 की एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर बाय करके छोड़ दीजिए। 5 से 7 दिन में ये शायद 900 930 तक जा सकता है। सो हेवल्स इज समथिंग विच इज वेरी ब्यूटीफुल ऑन द चार्ट। और जहां तक वोल्टास की बात है दीपांशु, मुझे लग रहा है सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन रिलेटिव टू दैट हेवल्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है हेवल्स इज अ बेटर पिक देन द वोल्टास। यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं विद सम प्रोटेक्शन इन अ पुट। ओके, तो हैवल्स वोल्टास दोनों ही अच्छे हैं, बट हैवल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस समय आपको दिख रहा है, तो नजर रखिए इस काउंटर पर एक काउंटर जिसने अपने डेब्यू से ही बाजार की अटेंशन होल्ड करी हुई है वो है बर्गर किंग। 60 रुपए का इशू प्राइस था, 125 पर लिस्ट हुआ, वहां से बढ़िया तेजी रही, कल 132 के करीब स्टॉक बंद हुआ और उसके बाद देखिए तो आज 162 20% के सर्किट आपको आते हुए दिख रहे हैं। जबरदस्त तेजी है बर्गर किंग में। सवाल यह बनता है कि अब वैल्यूएशंस कैसी दिख रही हैं वर्सेस इसके इशू प्राइस के। वरुण हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण बताएं, बर्गर किंग अब तो महंगा हो गया होगा काफी? डेफिनेटली, देखिए डीप बर्गर किंग तो काफी महंगा हो चुका है। इनफैक्ट बर्गर जो है वो तो पिज्जा से भी महंगा हो चुका है, क्योंकि इसके वैल्यूएशन जो है ऑलमोस्ट जुबिलेंट फूड या उससे ज्यादा ही हो चुके हैं। हम देख रहे थे पिछले 3 दिनों में, 2 दिनों में जिस तरह से तेजी इस पे बनी, ऑलमोस्ट 2 गुना से ज्यादा, ऑलमोस्ट 3 गुना ही हो चुका है, ये आप मान के ही चलिए। अब इसके वैल्यूएशन देखने मैंने कोशिश की। आप देखिए पी के फ्रंट पे तो इसको माप नहीं सकते क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है, इसके लिए पी तो आप देखेंगे नहीं। तो बाकी पैरामीटर्स जैसे कि ईवी बाय सेल्स, ईवी बाय एबिटा, मार्केट कैप बाय सेल्स और प्राइस टू बुक वैल्यू, इन पैरामीटर्स पे मैंने जानने की कोशिश की कि कंपनी के वैल्यूएशंस अब कहां है। तो सबसे पहले अगर आप ईवी बाय सेल्स के मुकाबले इस पे देखेंगे तो इंडस्ट्री में सबसे महंगा स्टॉक हो गया है। 12.5 के ईवी बाय सेल्स पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 10 का है। ईवी बाय एबिटा अगर आप देखेंगे तो 380 गुना हो चुका है। लिस्टिंग के टाइम ये करीब 160 गुना था, अब ये 380 गुना हो चुका है। मार्केट कैप टू सेल्स देखिए 7.5 गुना, 7.5 टाइम्स है, जबकि जुबिलेंट फूडवर्क्स 8.7 टाइम्स है, जो कि इससे काफी बड़ी कंपनी है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू देख लीजिए, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट का करीब 11.4 है, इस कंपनी का 15 के आसपास है। यहाँ जुबिलेंट फूड का ज्यादा है 30 के आसपास, लेकिन इंडस्ट्री एवरेज अगर आप देखें तो वो 18 के आसपास है, उसके आसपास ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो ऑलमोस्ट 4 में से 2 पैरामीटर्स में तो ये कहीं ना कहीं जुबिलेंट फूडवर्क्स से भी ज्यादा महंगा है, और 4 में से 3 पैरामीटर में इंडस्ट्री एवरेज से भी काफी ज्यादा ही महंगा ट्रेड कर रहा है। तो जब लिस्टिंग हुई थी तब तो वैल्यूएशन फिर भी ठीक ठाक लगते थे, अब तो भाई ये बहुत महंगा हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा, जो बर्गर है वो पिज्जा से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। बिल्कुल, बर्गर है पिज्जा से भी ज्यादा महंगा हो गया है, बल्कि बाकी सारे फास्ट फूड ऑप्शंस अगर आप देखें मार्केट में तो उनसे भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। अनिल जी ने आपको राय भी दी थी, देखिए अगर आप निवेश के लिए पैसा लगा रहे हैं तो लगाएं, अच्छी गेन्स भी आपको मिलेंगी और दोनों लिहाज से बढ़िया गेन्स पर आप होल्ड करते हुए देख रहे हैं बर्गर किंग को। एक बार देख लेते हैं इस पर क्या राय दी गई थी। पैसा लगाने की राय तो बहुत क्लियर कट है। आप आंख बंद करके आराम से बर्गर किंग के आईपीओ में पैसा लगाइए। ये मेरी बोल्ड ओपिनियन उन लोगों के लिए जो हमारे आईपीओ के एनालिसिस को बिल्कुल ऐसे के ऐसे फॉलो करते हैं। मेरा ये समझना है ये स्टॉक डबल होने की ताकत रखता है, 60 रुपए की इशू प्राइस से डबल होने की ताकत रखता है। कब तक होगा ये वक्त बताएगा। लिस्टिंग गेन के लिहाज से और लंबी अवधि के लिए, दोनों के लिए आपको पैसा लगाना चाहिए। दमदार लिस्टिंग होगी ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है दीप, और मुझे लगता है 3 डिजिट के ऊपर यानी कि 100 रुपये के ऊपर लिस्टिंग होनी चाहिए। प्रिसाइजली 110-120 रुपये की रेंज में लिस्टिंग हो सकती है। लिस्टिंग पर दुगुना होने की क्षमता है ही इसमें, और हम तो लिस्टिंग के बाद भी इसमें रुझान बना रहेगा। कोई ऐसा नहीं कि अगर 110-120 लिस्ट हो गया तो लिस्ट होते ही नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं। पर दमदार लिस्टिंग होती दिख रही है बर्गर किंग के आईपीओ की। 118, 120, तो 110 से 120 रुपए की रेंज की जो हमने लिस्टिंग की बात की थी और लिस्टिंग पर दुगुना हो जाएगा, वो आपके सामने हो चुका है। जिन लोगों को मिला है उन लोगों को बधाई। बिल्कुल, तो जिनको मिला है उनको बधाई। कुछ ही देर में अनिल जी की तरफ से एक और बढ़िया कल की 2000 पे आने की तैयारी में है, पर उससे पहले अनिल जी आपकी राय तो बरकरार रही, पर अब इतना महंगा हो गया बर्गर, क्या यहाँ पर अब मुनाफा बुक करके बिस्किट में पैसा लगाएं या बने रहें और फ्रेश निवेश करना चाहिए या नहीं?
नहीं, जब दीप वरुण अभी कह रहे थे कि बहुत महंगा हो गया, तो मुझे याद है मैं कल यही बात कर रहा था, इसमें महंगा सस्ता देखिए मैं, ये महंगा था, महंगा है और महंगा ही रहेगा। जुबिलेंट फूड आया ना, तब भी यही दिक्कत थी, सबको लग रहा था बहुत महंगा है, बहुत महंगा। ये स्टॉक सस्ते होने वाले नहीं है। सी इनकी पी बेंचमार्किंग आपको अलग तरीके से ही करनी पड़ेगी। क्या है कि है ना, ये नए ज़माने के शेयर हैं, बेसिकली नए ज़माने की आते हैं। आप तो चलो नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं मेरे, हम मतलब अगली वाली जो जनरेशन है वो कहाँ खर्चा कर रही है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंज्यूमर तो वही हैं जो अगले 20-30 साल के कंज्यूमर हैं। 50, 55, 60 वाले तो कंज्यूमर रहते ही नहीं इस तरह के प्रोडक्ट्स के, क्योंकि उन्हें वो जंक फूड या फैट या फिर उनके 50 बीमारियां तो वो तो खा ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर 15-20 साल वाले बच्चे, 25 साल वाले बच्चे बर्गर खा रहे हैं, मैकडोनल्ड्स की फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, डोमिनोज के पिज्ज़ा खा रहे हैं, तो ये स्टॉक रहने वाले हैं, ये स्टॉक ग्रोथ पर चलते हैं। इसलिए कल हम ये कह रहे थे कि इसमें बेचने की जल्दबाजी ना करें, आप स्टॉप लॉस करके ट्रेल करते चलें। आपका देखिए कल 100 रुपये का स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ ही नहीं, तो देखिए आप अपनी डाउन साइड रिस्क भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपसाइड में भी भाग ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है दीप कि जब आप किसी स्टॉक में ना अच्छी प्राइस पे एंटर कर लेते हो ना, तो फिर आप उसमें पूरी वेल्थ बना पाते हो, खड़े रह पाते हो। नहीं तो होता है कि फिर आपको निकलने की जल्दी रहती है, थोड़ा सा नीचे क्या आया आपको ऐसा लगता है कि अरे कहीं कैपिटल लॉस ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से भले ही महंगा है, इसको वैल्यूएशन देखे बगैर आप सिंपल फॉर्मूले पे चलिए, 10 या 15 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए, जो भी प्राइस हो उससे बस वो प्राइस का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करिए। सपोज 162 या 150 का आपने स्टॉप लॉस रख लिया, तो ऊपर का आपको प्राइस जैसे जैसे अपसाइड मिलती जाए वैसे वैसे आप होल्ड करते जाए, और फिर अगर आ जाए 200 रुपए की रेंज में तो वहां पर फुल एग्जिट कर ले, वो आपके लिए ज्यादा ठीक होगा। तो ये है दीप। अब आप एक बार बजा दें बिगुल मेरे लिए कल के 2000। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल तैयार है कल के 2000। बताएं सर। दीप, खरीदारी करने की राय और आज का पूरा एक्शन अब जो शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, जो कल भी चलेगा, वो है पूरी एनबीएफसीज में। एक एक करके एनबीएफसी, और मेरी फेवरेट एनबीएफसी है पीरामल एंटरप्राइजेज, जहां पर खरीदारी करने की राय है। 1448 के आसपास इस वक्त दाम चल रहा है। जब हम बात कर रहे थे तो 1440-45 की रेंज में था, अब 1448 के आसपास है। यहां पर भी खरीदा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये स्टॉक कमाल करने के लिए तैयार है। आज और कल में ही इसमें 50-75 रुपए की तेजी और बनने की संभावना बिल्कुल साफ नजर आ रही है, जिस तरह का एक्शन हुआ है। 1425 आपका स्टॉप लॉस का लेवल है। और ये देखिए, इसमें जो ग्लास बिजनेस ये बेचने वाले हैं, ब्लैकस्टोन या किसी दूसरे प्राइवेट इक्विटी फंड, कार्लाइल, जिनके भी नाम आ रहे हैं, उनकी डील होने की तैयारी में किसी भी वक्त आपके सामने आती हुई दिखेगी। और वो अगर $850 मिलियन से $1 बिलियन की, यानी कि लगभग समझिए ना कितना, 7-7.5 हजार करोड़ की जो डील है, वो डील होने के बाद इस स्टॉक के लिए एक बढ़िया एक्शन बनते हुए दिखेगा। तो निचले स्तरों से जिस तरह की रिकवरी पिरामल में आई है, कल के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है आपके लिए बीटीएसटी करने के लिहाज से। 1465 छोटा टारगेट आज के लिए, 1485-1500 तक के टारगेट के लिए जाने को तैयार है। हो सकता है वो आपको कल ही तक आते हुए नजर आए। और पीरामल एंटरप्राइजेस पे विश्वेश जी हमारे साथ है, और विश्वेश जी की भी बड़ी पैनी नजर इस पर रहती है, चार्ट पर उनकी बड़ी गहरी पकड़ है। तो विश्वेश जी की मदद लूंगा। विश्वेश जी, 1485-1500 तैयार है जाने के लिए? ये बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, इनफैक्ट मैं सोच ही रहा था कि बाय कॉल दूं, और कहीं ना कहीं मैं शायद आपसे थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मैं कॉल कुछ और देखने लग गया। बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर अनिल जी, जिस हिसाब से 1400 से बाउंस बैक आया, मुझे लगता है 1500 की ओर जा रहा है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 1500 पे रुकेगा ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि वो मल्टीपल रेजिस्टेंस है वीकली का। तो मुझे लगता है कि यहाँ से सीधा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1500 से 1550 के लेवल। आई थिंक दिस इज वेरी गुड आइडेंटिफाई फ्रॉम अ करंट लेवल अनिल जी। ओके, तो ये जाने को तैयार है, 1500 पर भी नहीं रुकेगा। क्या बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है, 1500 पर भी नहीं रुकेगा और उससे भी आगे जाएगा। ये है पिरामल में खरीदारी करने की राय। कुछ जिस तरह का प्राइस और एक्शन, वॉल्यूम का एक्शन आ रहा है, वो दिखा रहा है कुछ ना कुछ बड़ा होने की तैयारी है। और दूसरा पूरा सेक्टर ही आपको मजबूत होता हुआ दिख रहा है। एनबीएफसीज, चोपड़ा साहब जरा आपकी भी राय दीजिए, क्या करना चाहिए? मुझे लगता है अनिल जी, कुछ चुनिंदा एनबीएफसीज हैं जो मुझे पसंद हैं। खास करके मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, जिसमें एडेंटी फाइनेंस है, एम फाइनेंस है, मनापुरम है, मुथूट फाइनेंस है, पीईएल है। ये एनबीएफसीज कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज थी, कुछ कर नहीं रही थी,
और कहीं पे भी कोई एक्शन नहीं था। अभी कुछ समय से अगर हम देखें पिछले 1-2 महीने से 3 महीने से, तो इसमें कुछ एक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है, चाहे वो LIC हाउसिंग हो, चाहे वो HDFC लिमिटेड हो, चाहे वो कैनफिन होम हो, तो ये NBFCs जो हैं जिनके पास एक सॉलिड कोलेटरल है, जिनका एसेट क्वालिटी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छी लगती है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। और यहाँ से अच्छी तेजी दिखती है। पिरामल तो 1500 क्या, मैं 1800 का भी टारगेट दूंगा। और PEL में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है गिरावट के बाद। अगर आप याद करें तो लगभग 2-2.5 साल पहले 3300-3400 का चला करता था, वहां से आधे से भी कम इसका भाव रह गया था। तो कंपनी में स्ट्रेंथ है, और अब जो है वो अपने जो नॉन कोर बिजनेसेस हैं उसको हाइव ऑफ करके बुक्स पे कैश लेके आ रहे हैं और डेट कम कर रहे हैं, जो कि किसी भी NBFC के लिए अच्छा है। डेट तो होता ही है NBFC कंपनीज पे, मगर फिर भी जो जितना कम हो उतना अच्छा। तो बुक्स पे कैश रहेगा, आने से मेरे को लगता है कि बहुत बेनिफिट होना चाहिए कंपनी को। तो PEL शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बहुत अच्छा पिक है, इसको लिया जा सकता है। बाकी जो मैंने कंपनीज कही हैं, खास करके LIC हाउसिंग फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, मनापुरम, ये बहुत अच्छी कंपनीज लगती हैं मेरे को लेके रखने के लिए। तो ये है आपके लिए NBFCs और हाई बीटा NBFCs एक्शन में आती हुई दिख रही हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस पर खरीदारी की राय है इस समय। 1465 का पहला टारगेट है, जिससे ज़्यादा दूर नहीं है इस समय ये काउंटर। कुछ और कॉल्स तैयार हैं, क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी से चलते हैं विश्वेश जी के पास। विश्वेश के विशेष बताएं विश्वेश जी। दिवांशु, देखिए बहुत बेहतरीन डेटा है और ऐसे डेटा काफी कम देखने मिलते हैं, और वो भी स्टॉक में। तो मैंने रिसेंट टाइम में नहीं देखा है। स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक पिछले 10-15 सेशन से साइडवेज था, और मेरे ख्याल से व्हाटएवर द कंसर्न्स की वजह से थोड़ा सा नीचे आया था। लेकिन आज जबकि स्टॉक स्लाइटली फ्लैट है, कुछ इतना बड़ा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, अगर आप इसका ऑप्शन चेन देखते हो तो आपको समझ में आता है ओवरऑल 7,62,000 कॉल्स हैज बीन अनवाउंडेड, जबकि स्टॉक फ्लैट है। Is it a precursor to a tomorrow move, maybe to use as a बैंक निफ्टी कंपोनेंट टू बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए? तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी की 1360 के कॉल में 1.5 लाख शेयर अनवाइंड हुए हैं। बैंक HDFC बैंक के 1440 के कॉल में भी 1,75,000। कंबाइंड 7,66,000 फॉर HDFC ऑप्शन अनवाइंडिंग इज एन इंडिकेशन कि HDFC बैंक वुड बी द नेक्स्ट कंपोनेंट जो बैंक निफ्टी को यहाँ से 500 पॉइंट बढ़ाएगा। तो मुझे HDFC बैंक में 1380 का एट द मनी कॉल ऑप्शन 39, 38, इनफैक्ट 40 रुपीज तक भी लेना है, और बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है कंपैरेटिवली। मुझे लगता है यहाँ पे 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 30 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जिस हिसाब से मैं मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है HDFC बैंक का ये जो ऑप्शन है ये 54 और 67 के टारगेट के लिए हो सकता है। इनफैक्ट मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी एक ऐसे क्रिटिकल लेवल पे आ चुका है, यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी, अगर उनको अपवर्ड जाना है तो कॉमन बैंक चाहिए। लास्ट वीक में हमने ICICI बैंक देखा था, मुझे लगता है ये वीक में HDFC बैंक है जो बैंक निफ्टी को लीड करेगा। तो HDFC बैंक में 1380 का एट द मनी कॉल ऑप्शन लेना है, 30 का स्टॉप लॉस रखना है, 54 और 67 के अपवर्ड टारगेट रहेंगे। ओके, तो यहां पर अब आगे बैंक निफ्टी की लीडरशिप आएगी HDFC बैंक से। आप 500 पॉइंट यानी 31,200-300 के टारगेट रख रहे हैं बैंक निफ्टी पर विश्वेश जी? जी बिल्कुल अनिल जी, देखिए अगर आप OI डेटा भी देखते हो तो 30,500 के कॉल में 9,30,000 शेयर का OI है, और आज बैंक निफ्टी का सबसे ब्यूटीफुल चीज है उसका जो 60 मिनट मोमेंटम है वो टर्न हो रहा है। तो डेली तो कब से नेगेटिव में है, वो मार्केट गिर नहीं रहा है। व्हाट इट मींस, जैसे ही हम 30,700 निकलेंगे 500 पॉइंट स्पॉट आना चाहिए, और HDFC बैंक इज द हाईएस्ट वेटेज इन द बैंक निफ्टी, मुझे लगता है वो यहीं से आएगा। सो इट इज एज गुड एज गिविंग बैंक निफ्टी टारगेट ऑफ 31,200। ओके, ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर आए। मजबूत होने की तैयारी बैंक निफ्टी की होती हुई दिख रही है इस वक्त। आइए अब कैश का ऑप्शन पहले जय ठक्कर की तरफ से, और उसके बाद वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं जय, कैश का ऑप्शन।
जी अनिल जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, निफ्टी पर बाय करने का रिकमेंडेशन है मेरा। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा अभी तो इन द मनी हो चुका है ये ऑप्शन, बट ठीक है, 13,550 का हमें कॉल ऑप्शन लेकर चलना है निफ्टी का। 86 पर ये मिल रहा है अनिल जी, इसको लेकर चलना है। नीचे में जो स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे वो है 56 का, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 86 पर खरीदे, 56 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट जो बन रहा है वो है 112 का, दूसरा टारगेट बन रहा है 131 का। 112 एंड 131 ये दो टारगेट्स के लिए। दूसरा टारगेट थोड़ा ज़्यादा अनिल जी इसीलिए कि अगर 13,600 के लेवल निकलते तो हमें 13,640 तक का निफ्टी देखने मिल सकता है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे और जोर से मोमेंटम आ सकता है। तो 112 का फर्स्ट टारगेट, 131 का सेकंड टारगेट, 86 पे खरीदे, 56 का स्टॉप लॉस रहेगा। निफ्टी का 13,550 का कॉल ऑप्शन, जो इन द मनी कॉल ऑप्शन आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से रिकवरी आया है, शायद निफ्टी हमें हिंट कर रहा है यहाँ पे अनिल जी कि ये ब्रेकआउट, जो हम मॉर्निंग में भी बात कर रहे थे बैंक निफ्टी पर, जब बैंक निफ्टी 30,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 500 550, अब 700 720 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर आया वहाँ से। ये जो ब्रेकआउट है वो निफ्टी लीड कर रहा है, ऐसा लग तो रहा है। होपफुली वो लीड कर रहा है और बाद में जैसे विश्वेश वॉज जस्ट मेंशनिंग के बैंक निफ्टी फॉलोअप दे दे, तो आई थिंक और मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है दोनों इंडाइसिस में। सो प्रोबेबिलिटी है। और जो आवरली इंडिकेटर की विश्वेश बात कर रहा था, आई अग्री टू हिम। निफ्टी में भी वो आवरली इंडिकेटर अनिल जी रिवर्स हो रहा है, और निफ्टी में भी वो रिवर्स हो रहा है। इतना ओवरसोल्ड होने के बाद मतलब एक साइकिल खत्म कर रहा है अपना कंसोलिडेशन का, तो अगर यहाँ से वो रिवर्स हो रहा है तो एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो ये है आपके लिए निफ्टी में 13,550 का कॉल खरीदने के लिए आए वागले साहब का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, आप मुझे सुबह पूछ रहे थे कि मैं मुथूट फाइनेंस क्यों कवर नहीं करता, क्योंकि मेरे रडार पर पिछले 1-1.5 महीने से कोई उसमें एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अभी 1208 का लेवल मैंने मॉर्निंग में भी बोला था, 1208 1209 के लेवल के पार निकलते ही इसमें एक ब्रेकआउट आ जाएगा, जो मुझे अभी अभी दिख रहा है 1208 1208 का लेवल है। मैं इसको वापस BTST के तौर पे लेके जाऊंगा, बाय करूंगा 1197, मतलब 12 रुपए का, 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। कल के कल 30 रुपए मिलने चाहिए, कल मॉर्निंग में ही शायद मिलेंगे। 1235 1240 का मेरा टारगेट होगा। 1235 1240 के टारगेट के लिए मुथूट फाइनेंस यहां पर करिए खरीदारी। एक बार फिर से NBFCs पर जबरदस्त एक्शन बन रहा है। एक्शन बाजार में भी है। क्लोजिंग से पहले चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट से पूरा सहारा है सर। डाउ फ्यूचर्स 250 अंक ऊपर है, डेज हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स डेज हाई के करीब है, 0.5% की तेजी के साथ। यूरोप के बाजार डेज हाई के करीब है, 0.5 से 1% की तेजी वहां पर भी आती हुई दिख रही है सर। तो ग्लोबल मार्केट से तो पूरा सहारा है, बताएं क्या करना चाहिए? बिल्कुल खरीदारी की पोजीशन के साथ बने रहना चाहिए, ऐड करना चाहिए। निफ्टी पर 13,550 का कॉल ऑप्शन जो अभी जय बता रहे थे वो खरीदिए। ऊपर 13,700 का कॉल ऑप्शन आप बेच सकते हैं 150 पॉइंट ऊपर का, अगर आपको रिस्क कम करनी है तो। अदरवाइज वो खरीद लीजिए। बैंक निफ्टी पर 30,700 का कॉल ऑप्शन खरीदिए और 31,000 का बेच दीजिए। ये आपको ट्रेड लेकर जाना चाहिए। तो और आपके कैश मार्केट के स्टॉक्स में पोजीशन है, उन्हें होल्ड करें। एफएनओ के स्टॉक्स में पोजीशन है तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल कोई ऐसे संकेत है नहीं कमजोरी के, न हमारे बाजारों में न ग्लोबल मार्केट्स में, तो आप अपनी तेजी की पोजीशन के साथ होल्ड करें। एक बार फिर से दोहरा दूं, 13,550 का कॉल ऑप्शन खरीदकर 13,700 का बेचिए निफ्टी में। 30,700 का कॉल ऑप्शन खरीदकर 31,000 का बेचिए बैंक निफ्टी में। ये रणनीति आपके लिए परफेक्ट रहेगी। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी। लॉन्ग्स होल्ड करिए, हेज बना के जरूर जाइए, ये करना जरूरी है। अब पर आइए, कुछ और कॉल्स तैयार हैं क्लोजिंग से पहले चलते हैं जय के पास जैकपॉट के लिए। बताएं जय। दीपांशु, हेवल्स पर हमने आज फ्यूचर्स पर रिकमेंडेशन दिया था एंड वहाँ पे क्लियरली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ था, इसीलिए बाय रिकमेंडेशन दिया था। वहाँ से लगभग 1% अप है। सिमिलर एक ट्रायंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट है फिर से एक और स्टॉक में। वो स्टॉक है भारत फौज, जो 556-57 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके हम ऑप्शंस लेके चलेंगे। 560 का ऑप्शन 21 रुपये 50 पैसे 22 की रेंज में हम लेंगे।
इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ब्रेकआउट आया है, लगभग 30 रुपये का चाल यहाँ से हमें देखने मिलना चाहिए भारत फॉर्ज में। 585-590 हो जाएगा, तो ये 21.50 से 22 की रेंज में जो हमने भारत फौज का दीपांशु कॉल लिया, इसका अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मुझे क्लियरली टारगेट जो पहला वाला बनकर आ रहा है वो 29.70 का है, सेकंड टारगेट बन रहा है 33.10। सो 29.70, 33.10 ये दो टारगेट्स के लिए आपको भारत फौज का 560 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। ऑन द लोअर साइड जो हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो है 18.5 का। सो अगर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है, मतलब केवल 3 पॉइंट्स का, 3.5 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस है, ऊपर में टारगेट लगभग आपको 12 रुपये तक के भी मिल जाएंगे। सो आई थिंक ये रिस्क रिवॉर्ड के साथ भारत फौज में एक अच्छा हमें ऑन द लॉन्ग साइड ट्रेड मिल रहा है, तो इसको डेफिनेटली लेकर चल सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से एक चैनलाइज मूव भी स्टॉक में देखने मिल रहा है दीपांशु, ऊपर में अगर ये स्टॉक 600 भी हो जाता है देन आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। ओके, तो 600 के लिए तैयार है भारत फौज। वायदा कारोबार में देखिए पिछले कुछ मिनटों में टॉप गेनर बना है। चलते हैं विश्वेश जी के पास, क्योंकि सोच मिल रही है जय के साथ बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी, आपकी भी सेम स्ट्रैटेजी रहेगी सर? दीपांशु, अगर मोमेंटम ट्रेडिंग एक क्रिकेट मैच है तो मैं और जय दोनों सहवाग और तेंदुलकर है, दोनों अपोजिट एंड पे। ऐसी फीलिंग आती है जब मैं जय के साथ शो करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है भारत फौज, मैंने भी 560 का कॉल ऑप्शन 21 में जैसा आपको मैसेज किया, मेरे भी सिमिलर टारगेट है। 34 रुपीज के टारगेट के लिए भारत फौज का 560 का ऑप्शन खरीदना चाहिए। सिमिलर ऑब्जर्वेशन, मैं और जय साथ में टीममेट थे, इनफैक्ट भाई है मेरा, तो सिमिलर व्यू है। वेरी वेरी हाई कन्विक्शन, ब्रेकिंग आउट ऑफ साइडवेज कंसोलिडेशन, हिंज पैटर्न है ऑन अ डेली, मोमेंटम ओवरसोल्ड होकर बाय हो रहा है। मुझे लगता है दिस ऑप्शन कैन इजीली गिव अ 10 रुपीज मूव फ्रॉम द करंट लेवल। सो भारत फौज का 560 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, और मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में हम बहुत अच्छे लेवल देख सकते हैं। एक साथ अलग अलग बेच के एनालिस्ट को बिठाना पड़ेगा। सारे एनालिस्ट एक ही बेच के साथ में हो जाते तो मुश्किल हो जाती है, कॉल सेम आने लगता है। वागले साहब और किरण जी भी बहुत मिलते हैं, कुणाल जी राकेश तो मिले हुए ही हैं, ऑफिशियली मिले हुए हैं दोनों, तो मतलब इनका तो मतलब कोई वो है ही नहीं। अब ये जय और विश्वेश जी भी मिलने लगे हैं, तो थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा इस बारे में जरा। अच्छा, बाय द वे, ये सहवाग सचिन जो आप लोगों के बीच में डिसाइडेड तो है ना कि सचिन कौन है सहवाग कौन है, ये तो डिसाइडेड है क्या? उसको लेके झगड़ा हो जाएगा कहीं? अनिल जी देखिए, अगर सहवाग सचिन नहीं तो मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली बोल दीजिए, और आई डोंट माइंड बीइंग एनी ऑफ देम, दे आर द लेजेंड्स ऑफ द कंट्री। और अगर क्रिकेट, और मैं ऐसा कहूंगा कि अगर क्रिकेट मैच है तो आप हमारे सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर है, आप सौरव गांगुली हमारे लिए। ये तो बढ़िया, ये तो आपका बड़प्पन है कि यू डोंट माइंड। मैं तो लेकिन एक बार सहवाग और सचिन को भी पूछ लिया जाए वेदर दे विल माइंड, तो चलिए उनको भी पूछना जरूरी है। जी जय, बताइए। जी अनिल जी, मैं वही कह रहा था कि थैंक्स टू विश्वेश कि मेरा कंपैरिजन और हमारा कंपैरिजन सचिन और सहवाग के साथ कर दिया। मुझे वो जो फीलिंग अच्छी वाली आ रही है, थैंक यू सो मच विश्वेश। चलिए बढ़िया है। ओके, क्लोजिंग शो की क्लोजिंग करने का वक्त आ गया है। बचे हैं 30 सेकंड और जल्दी से आपके सामने रख दें बाजार का एक्शन जो होने जा रहा है। 30,700 से थोड़ा सा नीचे बंद होने की तैयारी में है बैंक निफ्टी। निफ्टी 13,550 के ऊपर बंद होने की तैयारी में, लाइफ टाइम हाई पर बंद होगा बैंक निफ्टी आज फिर से। भले ही दिन के दौरान हमने लाइफ टाइम हाई ना बनाया हो, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी फिर से लाइफ टाइम हाई बनाने को तैयार है और वैसा ही कमाल करने को तैयार है। सेंसेक्स भी 46,200 के ऊपर बंद होते हुए दिखेंगे हम हरे निशान में, और ये लाइफ टाइम हाई होगा। बैंक निफ्टी 80 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है, कोई खास तरह की बात नहीं, फिर भी आप 30,500 के ऊपर बंद हो रहे हैं। ये अपने आप में एक अच्छी खबर है, यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो एक बेहतरीन क्लोजिंग आपके लिए होती हुई दिख रही है। 7 अंकों की मजबूती निफ्टी में, 18 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में, 81 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में। ये आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग आपके लिए। थोड़ी देर में हम आपके लिए फाइनल क्लोजिंग भी रखेंगे, लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर रहे किरण जी के, वागले साहब के फेवरेट बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। पूरी की पूरी तेजी जो बनी है वो तेजी आपको बनती हुई दिखी है। एनबीएफसी शेयरों से एकदम तगड़ी खरीदारी आती है दिखी। दूसरी खरीदारी आती दिखी है आपको मेटल शेयरों में निचले स्तरों से। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये वापस चमक कर बंद होते हुए दिख रहे हैं। तीसरी खरीदारी आती हुई दिख रही है निचले स्तरों से, वो आई है ऑटो स्टॉक्स में। मारुति, आइशर,
ये सारे ऑटो स्टॉक्स निचले स्तरों से घूम गए। तो देखिए थोड़े थोड़े 2-3 दिनों के बाद चर्निंग होती है और वापस से एक सेक्टर जो थोड़ा सा हल्का होता है फिर से रफ्तार आपको देखने को मिलती है। और ऑटो सेक्टर की रफ्तार न सिर्फ 3:30 बजे तक है बल्कि 3:30 के बाद भी। और आप सोचेंगे ऐसा कैसे? जी हाँ, ऐसा का ऐसे ही है, क्योंकि 4:30 बजे भी आपको ऑटो की रफ्तार आज देखने को मिलेगी। कैसे? शाम 4:26 पर जिग्निशन का ईवी स्पेशल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का स्पेशल शो आज हम करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट पर हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल होगी और वो आपको बताएंगे कि अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर, बाइक कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो आप और जानना समझना चाहते हैं कि कौन सी गाड़ी लें, किस गाड़ी में बेहतरीन फीचर्स है, एक बार चार्ज करने के बाद कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा रेंज देती है, सबसे ज्यादा चलती है, सारे कंफ्यूजन आपके दूर होंगे आज के शो में। हम आपको बताएंगे आपके बजट के अनुसार कौन सी गाड़ी आपके लिए है बेस्ट है। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर हमारी खास पेशकश जिग्निशन ईवी स्पेशल आज शाम 4:26 पर। अब आइए शाम 6 बजे का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गूगल के आगे जहां और भी है। जी हाँ, हमारे जमाने में तो डिक्शनरी खोल के पढ़ते थे, हम तो रखते भी थे साथ में। और आजकल तो जमाना ऐसा आई है कि हर चीज के लिए गूगल, जो मतलब पेरेंट्स को नहीं आता हो, जो आपके टीचर्स को नहीं आता हो, वो गूगल को आता है। तो और अच्छा मजे की बात है, आजकल के बच्चे है ना पेरेंट्स और टीचर पे भरोसा भी नहीं करते, गूगल पे ज्यादा भरोसा करते हैं। और बात भी सही है, कई मामलों में गूगल सही भी निकलता। हर एक मतलब इंसानों की मेमोरी की तो एक कहीं न कहीं लिमिटेशन है ही है। तो गूगल पर जो आजकल ऐसा है कि मतलब सब लोग इतने डिपेंडेंट हो गए और ऐसा लगता है कि कुछ वक्त के लिए अगर गूगल थम गया तो होगा क्या, मतलब दुनिया ही थम जाएगी ऐसा। और ऐसा हुआ भी। कल सोमवार को गूगल डाउन हुआ, लोगों का लगा कि बस दुनिया खत्म होने की तैयारी में, या मतलब आगे कैसे बढ़े। जीमेल, यूट्यूब समेत गूगल की कई सर्विसेज ठप हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। साइबर अटैक की आशंकाओं के बाद लोग थोड़ा डर भी गए। सवाल अब ये उठता हुआ क्यों? क्या आपका जीमेल सुरक्षित है? क्या विदेशी कंपनी के सर्वर्स पर भरोसा करना ठीक है? या गूगल को ही आपको अपनी दुनिया मान लेना ठीक है? क्या भारत को अपना डिजिटल इकोसिस्टम बनाना चाहिए? और इन सभी बातों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। दो खास मेहमान होंगे। डॉक्टर प्रशांत माली, आप जानते पहचानते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं ही वो। सचिन डेडिया, वो भी एथिकल हैकर हैं, बड़े जाने पहचाने। इस पूरे मुद्दे को आपको समझाएंगे। बंसल जी, कल जब गूगल थमा तो आपको कैसा फील हुआ? रिलैक्स कि भाई थोड़ी देर के लिए मतलब कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ देखना करना नहीं, या परेशान हो गए आप? नहीं देखिए अनिल जी, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। और आपने देखिए अनिल जी राइटली मेंशन करा, आज की डेट में हर चीज का सॉल्यूशन अनिल जी गूगल है। अनिल जी मतलब छोड़े, अगर आप गूगल को बोले ना कि ये गोदरेज है कि गोदरेज है, तो वो उसको भी प्रोनाउंस करके बोलता है। तो अनिल जी मैं इतना गूगल डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो मैं तो अनिल जी रिलैक्स था। मेरे को जब पता चला, ट्विटर के थ्रू पता चला कि गूगल डाउन है, जीमेल डाउन है, तो अनिल जी मैं रिलैक्स था। बट आपने जो अनिल जी इतनी बड़ी लिस्ट आपने गिनाई, पॉइंट्स गिनाए, वो अनिल जी काफी मतलब कि मैं एकदम डर सा गया कि मेरा भी बेटा है और सब लोग अनिल जी जो आज की नई जनरेशन है, जैसे आपने मेंशन करा था अभी थोड़ी देर पहले, आज की जो नई जनरेशन है वो तो बिल्कुल टोटली गूगल डिपेंडेंट है। तो ये जो शो है शाम वाला, वो अनिल जी मैं जरूर देखूंगा। और अनिल जी वो 4:30 वाला शो भी देखूंगा, स्वाति जी वाला। अच्छा बंसल जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने जब बोला इसका नाम गोदरेज नहीं गोदरेज होता है और आप गोदरेज बोलते थे, तो आपने सुधार लिया, आपने गूगल पे जाके चेक किया? नहीं अनिल जी ऐसा होता है। देखिए अब कई बार क्या होता है कि आपको शायद जान के अनिल जी ताजुब होगा, कई बार कुणाल जी अनिल जी स्टॉक पिक शुरू करते हैं, कई नाम इतने मुश्किल होते हैं। जैसे एसाब होता है अनिल जी, मैं तो एसाब बोलता हूँ, कुणाल जी इसको कुछ और बोलेंगे, दीपांशु इसको कुछ और बोलेगा। तो अनिल जी अब सीखने की अनिल जी उम्र नहीं है, मतलब कि अंग्रेजी सीखने की उम्र नहीं है मेरी। तो बट क्या है कि मैंने चेक नहीं करा अनिल जी गूगल पे, लेकिन पता चलता है। ये आप है ना अंग्रेजी के चक्कर में चार्ट मत भूल जाना। उधर सुमित जी हमारे फुल फॉर्म के चक्कर में चार्ट ना भूल जाए। मतलब सब लोग मतलब आप भटके ना रास्ते से, आपको पता है आपको चार्ट ही देखना है, इधर उधर इस चक्कर में मत पड़ा। जी कुणाल जी कुछ कह रहे हैं? कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये भी तो पता लगाइए अनिल जी कि गूगल के सर्वर क्रैश क्यों हुए। ये अनिल जी बंसल जी जो बार बार गूगल चेक करते रहते हैं, इतना लोड पड़ा सर्वर पर कि सर्वर क्रैश हो गए।
बंसल जी का तो कम लोड है, बाकी लोगों का लोड मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। अच्छा, जब नहीं चल रहा होना तो और लोग ज्यादा देखते हैं। मतलब पहले मेरे को भी ऐसे लगता था, जब कंप्यूटर जैसे हैंग है तो हम 8, 10, 15 बटन दबा देते हैं, धड़ धड़ धड़। अरे भाई आराम से हैंग है, 15, 20 बटन दबाने से जल्दी थोड़ी हो जाएगा, उल्टा टाइम ज्यादा लगाएगा। वैसे जब हैंग हुआ तो लोग और ज्यादा जा के देखें, अच्छा हैंग है वापस करता हो, तो उस चक्कर में भाई जब हैंग हो जाए ना तो शांति से उसको टाइम दो, आराम से 10-15 मिनट में ठंडा हो जाएगा कंप्यूटर, वापस चल पड़ेगा। क्या दिक्कत है, गाड़ी गर्म हो जाती है साइड में खड़ी कर देते हैं ना, थोड़ी देर में वापस ठीक हो जाती है, ठंडी हुई इंजन चला लो। लेकिन हमारे पेशेंस कहाँ है, तो फटाफट चाहिए सबको, तो जल्दी जल्दी करने की आदत में और आप लेट हो जाते हैं। तो बिल्कुल गूगल के बगैर भी जीना सीखें, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपके सवाल का जो जवाब है क्यों ऐसा हुआ कुणाल जी, 6 बजे आपको मिल जाएगा। लेकिन 8:30 बजे का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें किसके ज्यादा काम का है, किसके ज्यादा काम का है? एक तो काम का है जय आपके लिए, दूसरा काम का है नितिन जी आपके लिए। विजय जी तो खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब भी अपनी मर्जी के मालिक हैं, विश्वेश जी भी, सुमित जी आपके भी काम का है। और मतलब आपको कहने की जरूरत नहीं, मेरे और दीप के तो काम का है ही। और वो काम का ये शो इसलिए है कि अगर भगवान न करे आपके हमारे साथ किसी के साथ हो, लेकिन अगर किसी की नौकरी चली जाए और जेब में EMI भरने के पैसे ना हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नया इंटरेस्टिंग इंश्योरेंस आया है जिसमें आप, अगर आपका जॉब लॉस हो जाता है तो आप इंश्योरेंस ले लीजिए और उस इंश्योरेंस से आपकी EMI जाती रहेगी। है ना इंटरेस्टिंग, मतलब सेफ्टी वाला एक मामला है। तो जो लोग जॉब करते हैं उनको ये शो जरूर देखना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी एक नई तरह की पॉलिसी लाई है और उसका नाम ही है जॉब लॉस इंश्योरेंस। तो मनी गुरु में आज हम आपको बताने वाले हैं रात 8:26 पर ये नया इंश्योरेंस क्या है, किसके लिए है। अब हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, इतना बढ़िया इंश्योरेंस आया है, इसके बारे में हम हंसे या मतलब निराश वाले। एक तो जॉब लॉस की सुनते ही थोड़ा आदमी स्ट्रेस में आता है, और दूसरा ये कि चलो बढ़िया है, हो भी गया तो इंश्योरेंस तो है। तो ये इंश्योरेंस कौन ले सकता है, किसके काम का आएगा, किस तरह के लोगों को लेना चाहिए, तो देखना मत भूलिएगा शाम 8:26 पर इंश्योरेंस से भरो EMI। जी हाँ, ये है शो का नाम, इंश्योरेंस से भरो EMI। सुमित जी कैसा लगा शो का नाम? बढ़िया है जी, फर्स्ट क्लास है, होना ही चाहिए जी, लोगों का इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए आज के जमाने में। बिल्कुल, आज के जमाने हर चीज का इंश्योरेंस होना चाहिए, और स्पेशली कोरोना के बाद किसी चीज का कोई भरोसा नहीं। हम तो खुशनसीब है, आप हम सब लोग के आराम से अच्छे जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन काफी लोगों के जॉब्स गए भी हैं इस पीरियड में, काफी लोग बेरोजगार भी हुए हैं। तो उनके लिए ये एक अच्छी खबर, जिन्हें EMI भरने में दिक्कत आ रही है उन्हें ये शाम का शो जरूर देखना चाहिए। चलिए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। चोपड़ा साहब, नितिन जी, सुमित जी, विश्वेश जी, जय सर, और साथ ही कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।